क्या बताया पहले कि पूरा अर्थ जो है वो एक पेंजिया है मेसोजोइक इरा में। अब बस आप इरा को याद करने की अभी कोशिश मत करिए, ठीक है? वो हम बात करेंगे उस पे। लेकिन आप इतना बस याद रखिए कि एक मेसोजोइक इरा होता है एक इरा, उसमें ये जो है पूरा एक पार्ट है जिसको पूरा मतलब लैंड मास एक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंजिया, ठीक है? इतना अभी आप समझिए। और पेंजिया 200 मिलियन ईयर एगो, आज से 200 मिलियन ईयर एगो क्या होता है कि पेंजिया ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट्स में। और उसको एक को बोलते हैं लोरेशिया, ऊपर वाले पार्ट को लोरेशिया बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम गोंडवाना बोलते हैं, ठीक है ना? और उसके अलावा जो है हमें ये दिखाई देता है कि एक सी भी दिखाई देती है, स्वेलो सी टाइप से बन जाती है, पैंथालासा से अलग अलग मतलब उसी से पैंथालासा के बीच में एक सी बनती है, यानी इक्वेटर के आसपास, उसको बोलते हैं आपका कौन सी सी बोलते हैं? तैतीस सी। क्या बोलते हैं? तैतीस सी बोलते हैं। फिर क्या होता है फर्दर ये और ब्रेक होता है, यानी गोंडवाना जो है फर्दर ब्रेकअप होता है 165 मिलियन ईयर अगो। ये होता है कि गोंडवाना और ब्रेक हो जाता है, और वो ब्रेक होता है आपका अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अरबिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, इसमें सब में मेडागास्कर, इसमें ब्रेक होता है। ये मूवमेंट होता है और इंडिया भी मूव करता है, मूव करते करते आके यूरेशियन जो प्लेट होता है यूरेशिया से टकराता है। अब ये क्यों हुआ, ये तो समझ में आया कि ऐसा हुआ है। कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा हुआ है भाई, पहले ऐसा था और ऐसा है, उसके एविडेंसेस मिले। लेकिन अब ये कैसे हुआ किसी ने देखा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब ऊपर से किसी ने टेलीस्कोप लगा रखा था और देख रहे थे गैलीलियो वगैरह, वो तो बहुत बहुत सालों, इतना साल तो हमारी जिंदगी भी नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है कि हमें कोई बता दे कि कैसे कैसे ये ब्रेक हुआ है, ठीक है ना? तो हम लोग साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो दिमाग लगाते हैं, कुछ थेरीज देते हैं। वो थेरीज सही भी हो सकती हैं, प्रैक्टिकली गलत भी हो सकती हैं। सारी थेरी सही नहीं होती, ध्यान रखिएगा। थेरी होती है, थेरी को फिर हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हम उसको जो है उसके बेसिस पे कुछ लॉज वगैरह बनाते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं। तो इसके ऊपर 3 थेरीज दी जाती हैं। थेरीज हमेशा सही नहीं होती, इतना बात याद रखिएगा। और थेरीज जो होती हैं बस किसी चीज़ को समझने की कोशिश होती है। प्रैक्टिकली अगर वो थेरी सही प्रूफ हो जाती है तो उसके बेसिस पे हम लॉ या कोई थ्योरम वगैरह डेवलप कर देते हैं, ठीक है? लॉ बना देते हैं उसको, लेकिन या रूल बना देते हैं। लेकिन अभी ये क्या है, सिर्फ एक थेरी है। थेरी है, एक है थेरी भी जो डेवलप होती है किसी हाइपोथेसिस से, किसी ऑब्जर्वेशन से डेवलप होती है। तो ये थेरीज 3 थेरीज है जो हमें समझने में मदद करेंगी, और यहीं से आपकी ज्योग्राफी सही मायने में शुरू होती है। 3 थेरीज हैं जो हमें समझने में मदद करेंगी कि क्या है कॉन्टिनेंट, कैसे डेवलप हुए हैं और कैसे ये लोग मतलब बढ़े आगे। इसमें से एक है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी, ठीक है? दूसरी है, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी के ऊपर। दूसरा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थेरी, ठीक है? इसको एमओआर थेरी भी कहते हैं, मिड ओशनिक रिज थेरी। दूसरा होता है प्लेट टेक्टोनिक थेरी। कौन सी थेरी? प्लेट टेक्टोनिक थेरी। तो 3 थेरीज हैं। एक थेरी फेल होती है तो दूसरा उसका साथ मतलब उसमें से कुछ बातें एक थेरी की ठीक है तो सारी बातें एक थेरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, दूसरी थेरी आती है, और ऐसे-ऐसे होता है। अब यहाँ पे देखें आप कि एक बंदा है अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है? अल्फ्रेड वेगनर। ये अल्फ्रेड वेगनर जो है, ठीक है? ये बंदा कहता है कि सबसे पहला ये बंदा है जिसने बोला कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं। फर्स्ट टू प्रोपाउंड द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। उसने बोला कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, एक-दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है ना? आप लोग एक बार मेरे अपने सामने वर्ल्ड का मैप खोल के रख लीजिए। उसकी कॉन्टिनेंट की इस थ्योरी को कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है? कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, उसने 4 ऑब्जर्वेशन, उसकी बात को मानने के लिए हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन उसने दिखाए। पहला ऑब्जर्वेशन था जिग्सो मैच, मैचिंग द कोस्टलाइन। जिग्सो फिट होता है। जैसे आप देखो, आप अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को देखो जरा, साउथ अमेरिका को देखो। साउथ अमेरिका का जो वो है, ये टिप देखिए आप, वो अफ्रीका में जाके फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, देखो। साउथ अमेरिका की जो वो है कमर दिख रही है, वो जाके वहां फिट होती है ना उसकी कमर से। साउथ अमेरिका की, अमेरिका को देखिए, वो जाके फिट हो रहा है ना उसमें अफ्रीका में, ऐसे जैसे दिखाया है। वर्ल्ड मैप देखिए, ईस्टर्न पार्ट उसका, जो वेस्टर्न पार्ट है, आप नॉर्थ अमेरिका का पार्ट देखिए, ऊपर वाला पार्ट, ये जो मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको बगल वाला पार्ट है, वो अफ्रीका के उससे ऐसे मतलब उसका जो ऊपर वाला पार्ट है अफ्रीका का, उससे कनेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से मेडागास्कर जो टूटा हुआ है अफ्रीका से, वो भी वहाँ फिट हो जाएगा। और इंडिया भी जो टूटा हुआ है वो भी फिट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे आप तो ऑस्ट्रेलिया भी जो है आके फिट होगा इंडिया के बगल में। तो ये जिग्सो फिट जो दिख रहा है, इसकी वजह से इन्होंने बोला कि ये सब एक जिग्सो फिट हो रहा है, यानी कि एकदम ये फिट थे, एक दूसरे से ही ब्रेक हुए हैं। एक ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन कोस्टलाइन मैच करने की। दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि कोस्टल एरियाज में
सिमिलर एज के रॉक्स मिले हैं, यानी जो कोस्टल एरियाज है ना, उनमें सिमिलर एज के रॉक्स मिले हैं, ठीक है ना। कोस्टल एरियाज में सिमिलर एज के रॉक्स मिलने का क्या मतलब है कि वो सब एक ही एज में एक ही टाइम पे बने हैं, ठीक है, जबकि वो बहुत दूर दूर है। तीसरा जो है ऑब्जर्वेशन है फॉसिल एविडेंसेस। उसमें क्या हो रहा है कि जो डायनासोर वगैरह या इस तरह के जो मतलब जीव थे, उनके जो फॉसिल्स मिले हैं, वो ऐसे मिले हैं कि मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में, जैसे साउथ अमेरिका के अंदर कुछ के में जो डायनासोर माना जाता है कि पाए जाते होंगे, उनके जो एविडेंसेस हैं, वो अलग-अलग कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका के अंदर और क्या नाम है नॉर्थ इसमें क्या नाम है अंटार्कटिका के अंदर भी मिले हैं। तो इसका मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए होंगे, कहीं न कहीं से, क्योंकि इनके फॉसिल एविडेंसेस वहाँ पे कैसे आ गए? क्योंकि उस समय वो वहाँ से तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते, सी ओशियन क्रॉस कर ही नहीं सकते थे। इसका मतलब ये फॉसिल एविडेंसेस अगर मिल रहे हैं इन जगहों पे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है क्या नाम है, कभी जुड़े हुए थे। तीसरा, जो ऑस्ट्रेलिया का सदर्न पार्ट आप देखोगे, इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया देखोगे, उसके अलावा जो आपको अफ्रीका का सदर्न पार्ट देखोगे और साउथ अमेरिका का सदर्न पार्ट देखोगे, वो एंटार्क्टिका के टाइप का वहाँ पे क्लाइमेट के एविडेंस मिलते हैं। यानी पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंस मिलते हैं, ग्लेशियल एविडेंस मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? ग्लेशियल ग्लेशियर यहाँ कैसे आ गए? मतलब साउथ अमेरिका के उसमें साउथ इंडिया के अंदर या अफ्रीका के अंदर ग्लेशियर्स कहाँ से आ जाएँगे? इसका मतलब ये है एंटार्क्टिका वगैरह जो है ये सब साथ में जुड़े हुए थे और इसलिए ग्लेशियल एविडेंसेस तभी इनको मिल सकते हैं। ट्रॉपिकल लैंड पे ग्लेशियल एविडेंस नहीं तो आने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सारी चारों ऑब्जर्वेशन करके ये बोलते हैं कि कॉन्टिनेंट सब आपस में जुड़े हुए थे और इन्होंने एक थ्योरी दी इसके लिए। इन्होंने बोला कि देखिए सुपर कॉन्टिनेंट था पहले एक, जिसको हम लोग पेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंजिया। और ओशियन का नाम देते हैं पैंथालासा। क्या बोलते हैं? पैंथालासा। इन्होंने बोला कि कॉन्टिनेंट जो है वो सियाल से बने हुए हैं, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमीनियम से, और ओशियन जो है वो सीमा से बने हुए हैं, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और जो इन्होंने बोला कि ये जो ओशियन है, मतलब इनकी गलती यही थी कि उन्होंने बोला ओशियन जो है वो सीमा से बना है और ये सियाल से बना हुआ है, और सियाल जो है सीमा के ऊपर तैर रहा है, ठीक है? मतलब यानी कि ओशियन के ऊपर जो है कॉन्टिनेंट तैर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला। और मतलब इस तरह की बातें उन्होंने की और बोला मेसोजोइक के अंदर आके पैंजिया ब्रेक होता है और ड्रिफ्ट होता है। लेकिन ये बात तो सब आपकी बात ठीक है, लेकिन इनकी लिमिटेशन जो थी वो क्या थी? एक तो ये था कि सियाल और सीमा की जो बात थी ऑब्ज कि सारा ओशियन जो है सीमा के ऊपर है, ऐसा नहीं है। ये भी बात सही नहीं है और एक तो ये चीज़ थोड़ी-सी दिक्कत करी। दूसरा ये था कि इतना फ़ोर्स कहाँ से आया, ये नहीं बता पाए कि ये जो है ड्रिफ्ट कैसे हो रहा है, कौन इनको ड्रिफ्ट कर रहा है? तो मतलब ड्राइविंग फ़ोर्स कहाँ से? भई अगर ड्रिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अंदर कोई ना कोई फ़ोर्स है उस मतलब उस पे कोई ना कोई फ़ोर्स है, लग रही है उसके ऊपर। कोई भी चीज़ अपनी जगह पे तब तक रहती है जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स ना लगे, तो या इंटरनल फ़ोर्स ना लगे, कोई फ़ोर्स तो लगना चाहिए। बिना फ़ोर्स के तो मूव कर नहीं सकती, तो उसका मतलब कहीं न कहीं उससे कोई फ़ोर्स लग रहा है। तो इसको इनके पास आंसर नहीं था कि फ़ोर्स कहाँ से लग रहा है, कैसे ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, कैसे फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि उस समय कुछ इनके पास ऐसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या कोई ऐसी थ्योरी नहीं थी इनके पास, तो इन्होंने ये बताना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। ग्रेविटेशन थ्योरी थी, तो इन्होंने कोशिश की ये कहने की कि ग्रेविटेशन जो सन और मून का जो ग्रेविटेशन पुल है, उसकी वजह से हो सकता है। उसकी वजह से ड्रिफ्ट हो रहा है, यानी सन और मून जो है वो ग्रेविटेशनली जो पुल करते हैं, उसकी वजह से ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना? अब वहाँ पे बेवकूफ़ लोग तो बैठे नहीं हुए हैं, वहाँ पे तो बैठे हुए इंटेलिजेंट लोग, तो जहाँ पे ये अपनी प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए सर, जितना ग्रेविटेशन फ़ोर्स की ज़रूरत होगी ना, अर्थ इसके लिए क्या नाम है ड्रिफ्ट करने के लिए कॉन्टिनेंट्स को, अगर उतना ग्रेविटेशनल फ़ोर्स सन और मून लगा देंगे, तो आप ये जानिए ये तीनों एक हो जाएँगे। मतलब जाके सन जो है, अर्थ जो जाके सन में गिरेगी, ठीक है ना? और दरहम खत्म हो जाएगी उसकी कहानी, ठीक है? इतना ग्रेविटेशनल फ़ोर्स इतना ज़्यादा नहीं लगा सकती, इतना ज़्यादा लगाने का मतलब वो खींच लेगी अपनी तरफ और मून को अर्थ खींच लेगा। तो इस तरह से ये बात बात ठीक नहीं है आपकी। वहाँ पे वो उनका लिमिटेशंस हो गई, उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या आंसर दूँ, ठीक है ना? उनका जो आइडिया था सियाल और सीमा का, ये भी ठीक नहीं था, ठीक है? इनकी लिमिटेशंस थी क्योंकि इनका कहना ये था कि सियाल और सीमा, ये सियाल जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट है और सीमा जो है ओशियनिक प्लेट है और ये ऐसे तैर रही हैं, ये अल्फ्रेड वेगनर का कहना है। मॉडल जो है वेगनर का मॉडल है, इधर वाला देखो, ठीक है ना? लेकिन ऐसा है नहीं, एक्चुअल मॉडल जो है वो ये सेकंड वाला है। सेकंड मॉडल जो है इसमें क्या हो रहा है, सियाल पे ही ओशियन भी है, यानी ऊपर वाली जो लेयर जो कॉन्टिनेंट लेयर है उसपे जो है ओशियन भी है और ये कॉन्टिनेंट और ओशियन ये दोनों जो हैं, ये सीमा के ऊपर तैर रहे हैं जो कि अंदर वाली लेयर है। तो ये वाली जो मतलब थियरी थी अल्फ्रेड वैगनर की, वो यहाँ फेल होती है और ये दिखाई देता है कि ओशियन प्लेट भी जो है, ओशियन के ऊपर जो है ये तैर नहीं रहा है,
ऐसे समझिए आप कि जैसे एक आप वो मल्टीपर्पज़ थाली ले लेते हैं। मल्टीपर्पज़ थाली जैसे जाते हैं ना कहीं पे तो वहाँ पे दाल होती है, चावल होता है, एक खाने में उसमें सब्ज़ी होती है, ऐसे-ऐसे होता है। तो वो प्लेट पूरी एक होती है, लेकिन उसमें दाल एक में होता है, एक में एक जगह चावल होता है, एक जगह रोटी होती है, एक जगह कुछ रसगुल्ला-वसगुल्ला टाइप का होता है। तो इसी तरह से एक प्लेट है, उसको अगर कहीं पे आप रख देते हैं, तो वो प्लेट है उसके अंदर ओशियन जो है एक तरह से दाल हो गई आपकी। चावल का अंबार लगा दिया, वो आपका जो है वो हो गया, क्या नाम आपका जो है पहाड़ वगैरह हो गए। रोटियाँ जो है वो प्लेन हो गई, तो इस तरीके से वो प्लेट पूरी प्लेट के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यानी ओशियन भी पाया जाता है, कॉन्टिनेंट भी पाया जाता है, पहाड़ भी पाए जाते हैं, ये सब एक प्लेट के ऊपर पाए जाते हैं। तो अगर ऐसी बात जब कही गई, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि ये जो अल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी थी, सियाल और सीमा वाली हाइपोथेसिस थी, वो सही नहीं है। फिर इन्होंने एक दूसरा मॉडल दिया। और अब हमें पता है कि जो क्रस्ट है ऊपर, जो प्लेट्स हैं, वो तैर रही हैं एस्टेनोस्फीयर वगैरह पे। एस्टेनोस्फीयर जो है, जो अंदर पूरा लावा भरा हुआ है, लेकिन वो कैसे तैर रही हैं, वो आगे हम देखते हैं। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन इस ये वो जो फिगर है, ये करता है कि ये जो आपका लिथोस्फीयर होता है, जो क्रस्ट और अपर मो जैसे जैसे क्रस्ट है एंड अपर मोस्ट सॉलिड जो मेंटल है, उसको लेकर ये पूरा बनता है। यानी पूरा क्रस्ट जो हम कहते हैं, वो क्रस्ट और लिथोस्फीयर जो हम कहते हैं, वो क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट जो आपका सॉलिड मेंटल है, वहाँ तक होता है, ठीक है ना? तो ये जो होता है यानी एस्टेनोस्फीयर वो पूरी थिक मोल्टेन लावा है जिसके ऊपर एक क्रस्ट तैर रहा है। तो क्रस्ट जो है वो लगभग 100 किलोमीटर थिक पूरा अगर माना जाए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्रस्ट 100 किलोमीटर थिक हो जाएगा। जो क्रस्ट पे ओशियन भी है और आपका जो है ये कॉन्टिनेंट भी है और ये एस्टेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। उसके बाद में उससे नीचे मेंटल है, फिर कोर है, फिर ये तो ये भी एक फिगर है। कोई ऐसा स्केल के ऊपर नहीं है, बस ऐसे मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2013 में क्वेश्चन है, यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? क्या आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का क्या मतलब है? डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस। तो पहली आपको 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। इसमें क्या करना था कि आपको पहले डेफिनेशन देनी थी, अल्फ्रेड वेगनर का नाम, ये आपको 1 नंबर तो दिला देगा। अल्फ्रेड वेगनर का नाम लेने के बाद आप कहेंगे कि कॉन्टिनेंट से ये पेंजिया पैंथालासा वाला जो हाइपोथेसिस है, जो वेगनर ने देगा, उससे 1 नंबर मिल जाएगा आपको। उसके बाद फिर आप 4 ऑब्जर्वेशन देंगे उसमें, कि एक तो भई पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि जिग्सो मैच हो रहा है। जिग्सो के बाद में फिर सिमिलर एज के रॉक्स मिल रहे हैं। तीसरा वो फॉसिल्स मिल रहे हैं सब जगह पे कोस्टल एरिया में। जो फॉसिल्स एक कॉन्टिनेंट में जो है पाए जा रहे हैं, वही दूसरे कॉन्टिनेंट पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जबकि वो रेयर है कि दूसरी जगह पे मिल सके, आज के दौर के हिसाब से, कि उस समय उस टाइप के क्लाइमेट में वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते जैसा आज वहाँ का क्लाइमेट है, लेकिन फिर भी एविडेंसेस मिल रहे हैं। जैसे पोलर बियर के एविडेंसेस अगर इंडिया में मिल जाए, पोलर बियर के एविडेंसेस अगर यहाँ मिल जाए क्या साउथ इंडिया में, तो फिर तो ये बड़ी बात हो जाएगी कि यार यहाँ पे कैसे पोलर बियर आ जाएगा, वो भी गर्मी वाले एरिया में। तो ये सब एविडेंस लेकिन मिल रहा है, फॉसिल्स मिल रहे हैं उसके, तो इससे समझ में आता है कि जुड़े हुए थे। तीस और उसके अलावा जो एक एविडेंस मैंने बताया कि फॉसिल एविडेंस के अलावा ग्लेशियल एविडेंसेस मिल रहे हैं, यानी कि बर्फ वगैरह के एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो बर्फ वगैरह यहाँ पे कहाँ से आ जाएगी, साउथ में जहाँ इतनी गर्मी है, जहाँ ट्रॉपिकल जोन है। तो ये 4 एविडेंसेस आपने लिख दिए। फिर लिमिटेशंस आपने लिख दी कि भाई ये नहीं बता पाइए कि ड्रिफ्टिंग फोर्स कौन सा है, कैसे ड्रिफ्ट हो रहे हैं। और जो है ये सपोर्ट के लिए तो ये हो गए, लेकिन हमें ड्रिफ्टिंग नहीं बता पाए कि कैसे ड्रिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस बता दी। ग्रेविटेशन फोर्स उन्होंने बताया जो कि सही नहीं है, हो सकता। तो फिर इस यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। गेटिंग? हुँ? मेंस का एक क्वेश्चन था ये। उसके अलावा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या नाम है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म के जो इवोल्यूशन को कौन किसने इन्फ्लुएंस किया हुआ है? तो उसमें ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ग्लेशियल साइकिल है, ये इसमें से किसने किया हुआ है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बात ये आती है कि भई किसने किया हुआ है? तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि किसने किया होगा। तो ग्लेशियल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल दोनों चीज़ों ने इवोल्यूशन को इफ़ेक्ट किया ही होगा, ये तो समझ में आता है। ये 2014 में क्वेश्चन पूछ गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा था अभी तक कि यार ये ड्रिफ्टिंग फ़ोर्स है कौन-सी? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या नाम है ड्रिफ्टिंग फ़ोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशन तो आपने रिजेक्ट कर दिया। तो अब बात तो सही है कि ड्रिफ्ट तो हो रहे हैं, ये बात भी क्लियर है, लेकिन ड्रिफ्टिंग फ़ोर्स समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से है। तो अब और खोजनी शुरू हुई, तो एक अर्थल होम्स थे। कौन थे? अर्थर होम्स। अर्थर होम्स ने एक थ्योरी दी जिसको थ्योरी का नाम था कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी में उन्होंने बोला कि देखिए जो जो ये है अर्थ है, इसके अंदर जो आपका आउटर कोर है, यानी मेंटल वाला जो पार्ट है, स्टेनोस्फीयर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आउटर कोर क्योंकि लिक्विड है, वहाँ से प्रेशर बनता है
और इस तरह से जो पूरे मेंटल के चारों तरफ इस तरह से जैसे आपको ये दिख रहा है, कन्वेंशनल सेल बन जाती हैं। मेंटल के अंदर जो है आउटर कोर से लावा बाहर आता है, यानी उस साइड से ऊपर आता है, प्रेशर बनाता है और जहाँ पे ये मतलब एक पूरा सेल बनाता रहता है और जहाँ पे क्रैक्स डेवलप पाता है, वो क्रैक्स मतलब जहाँ पे ज़मीन के अंदर क्रस्ट में वो क्रस्ट को तोड़कर भी बाहर आ जाता है और उससे लावा बन जाता है। ये इससे मिड ओशनिक रिज बनता है। उसमें कई चीज़ें इससे एक्सप्लेन हुई कि वो जो लावा अलग होती हैं, प्लेट्स ये जो अलग होती हैं, जहाँ क्रैक्स डेवलप होते हैं, वहाँ पे लावा पूरा आके जम जाता है और अंदर-अंदर ये कन्वेंशनल करंट चल रही हैं। जो करंट है, ये फ़ोर्स है, ये ड्रिफ्टिंग फ़ोर्स है, जो कि ताकत लगाती हैं। ये करंट अंदर से घूम रही हैं, वही ताकत लगाती हैं इनको पुश करने का कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर-दूर जा रहे हैं। देख रहे हो आप? और ऐसी बहुत सारी कन्वेंशनल करंट बन रही हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो रहे हैं या एक दूसरे की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं। दोनों तीरे हैं, जिसको अगर प्लेट्स एक दूसरे की तरफ जाएँगे, ज़मीन एक दूसरे की तरफ जाएगी तो उसको बोलेंगे कि ये कन्वर्जन हो रहा है और अगर दूर जाएगी तो उसको बोलेंगे डाइवर्जन हो रहा है। लेकिन जो है ये जो इन्होंने बनाया कन्वेंशनल करंट थ्योरी देकर इसको समझाने की कोशिश की। पहली चीज़, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि इन्होंने क्या कहा? लावा को मतलब उबाल रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हो ना कि चावल पक रहा होता है तो भाप ऊपर आती है ऐसे-ऐसे तो उसको भी हटा देती है, ढक्कन को भी हटा देती है, करती है ना? तो वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लावा इतना उबल रहा होता है, ये ऊपर आता है ऐसे और ये इस तरह से सेल बन रहा होता है, वो सेल ही उसको ड्रिफ्टिंग फोर्स देता है, यानी कि ताकत देता है वो उसको चलने का। गेटिंग? तो कन्वेंशनल सेल जो है फोर्स है बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है? तो देखें आगे, आप देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इसके बाद आएगी। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थी तो हल्की थ्योरी थी, लेकिन उसके बाद क्या होता है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी होता है। ये आप आर्थर होम्स का जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी है, इसके बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओशियन का जो सरफेस है ना, ये बहुत मजेदार थ्योरी है। ये आपकी किताबों में भी नहीं मिलता है, ये आपके उसमें भी नहीं है, ल्यूसेंट में भी नहीं है। ठीक है ना? जब 1940s में और 50s के अंदर जब ये मतलब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ सेकंड, तब लोगों ने पनडुब्बियाँ सबमरीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ की। क्या यूज़ की? सबमरीन्स यूज़ की। तब इन्होंने जाके ओशियन के अंदर देखा और क्या पाया कि ओशियन का जो फ्लोर है वो तो कुछ ज़्यादा ही डाइवर्स है। मतलब जो अर्थ है उससे भी ज़्यादा डाइवर्स है। सी के फ्लोर मतलब ज़मीन से भी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको समुद्र के अंदर मिलेगी। उन्होंने सबमरीन हिल्स देखे, ग्योट देखा, ग्योट एमओआर मिड ओशनिक रिज देखा। अब मिड ओशनिक रिज देखा तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। तो ओशियन फ्लोर जो है ना, मैं दिखाता हूँ कैसा है। ओशियन फ्लोर जो होता है इसमें मतलब ये कुछ-कुछ चीज़ें पाएँगी कि ओशियन क्रस्ट जो है वो मेसोज़ोइक एरा से पुराना नहीं है, पहली चीज़ तो। यानी ओशियन जो होता है वो रिन्यू होता रहता है, उसके अंदर वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होता रहता है या लावा निकलता रहता है जिससे उसका फ्लोर बनता रहता है, इसलिए वो पुराना नहीं हो पाता है। ठीक है? और जैसे-जैसे आप क्या नाम है एज जो है एमओआर यानी मिड ओशनिक रिज देखा गया। मिड ओशनिक रिज मतलब पूरा लावा मैग्मा से बना हुआ पूरा रिज होता है। ये उसको मिड ओशियन रिज पहले कहा गया, लेकिन वो मिड ओशियन में नहीं रहता है, लेकिन दिखा पहले यही दिखता था कि वो मिड ओशियन में रहता है, इसलिए उसको लोगों ने मिड ओशनिक रिज कहा। वो वाला ज़ोन है जहाँ पे लावा मैग्मा बाहर आता है, यानी जो जंक्शन वाली जो 2 मतलब प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स का जो जंक्शन ज़ोन है, जहाँ से वो डाइवर्ज हो रही है ना, जैसे यहाँ आर्थर हाउस ने कहा था, जहाँ से वो लावा बाहर आ रहा था क्रैक्स पाके, वो आपका मिड ओशनिक रिज है। उसकी वजह से जब वो लावा फैलता है तो उससे क्या होता है रिज बन जाता है वो, तो उसको एमओआर कहते हैं। उसके अलावा जो है कहीं-कहीं जैसे लावा बाहर आता है तो उससे क्या होता है सी माउंट टाइप से बन जाता है, डिफ़ॉर्म हो जाता है ट्रेंचेस वो और उससे सी माउंट टाइप का बन जाता है। यानी पानी से अगर बाहर आ गया कोई पार्ट उसका क्या नाम है मतलब लावा ऐसे आ रहा है और माउंटेन बना रहा है, वोल्केनिक माउंटेन बना रहा है अंदर ही अंदर और जब वो माउंट ऊपर आ गया आइलैंड टाइप से बन गया तो उसको सी माउंट कहते हैं और वही चीज़ अगर नीचे हो, अंदर हो तो उसको गियोट कहते हैं। अभी हम ओशियन वाले पार्ट में जाएँगे तो इसको इसके बारे में देखेंगे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है मैंने बताया 1960 के अंदर हैरी हैश नाम का और डेच ने इसका आंसर दिया कि ये जो है कैसे मतलब कैसे ये हो रहा है मेडिसिन रिच कैसे हो रहा है? तो उन्होंने वही कन्वेंशन करंट थ्योरी यूज़ की ऑर्थोलॉन्स की। उन्होंने कहा देखिए ये जो मिस्ट्री है ये समझ में नहीं आता कि मेडिसिनिक रिज है क्या? मतलब ये कैसे बन रही है, ट्रेंचेस कैसे बन रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रही थी। तो उसके लिए जो है मतलब इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने वही हैरी हैश वाली वो उसकी वाली आर्थर होम्स वाली एग्ज़ाम्पल लिया और उसने बोला कि ये जो मतलब अभी भी इनको क्लियर नहीं था जब तक कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं आ गई है, तब तक क्लियर नहीं हो पा रहा था ये बन कैसे रहा है।
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई तब उसमें इसमें बताया गया कि ये पूरा अर्थ जो है, अब ये मिड ओशियन रिज एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, बस ये समझ में आ रहा है कि लावा बाहर आ रहा है, लावा बाहर आ रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि लावा अंदर से बाहर आ रहा है और उसी से ये देख रहे हो आप, ये जो आप मैप देख रहे हो जो मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किया है, ये जो मोटा-मोटा सा आपको दिख रहा है, दीज आर मिड ओशियनिक रिज। कौन सा मिड ओशियनिक रिज है? ये जो दिख रहा है ना, ये समुद्र के अंदर है, ये सी के अंदर है, और आप देखिए कॉन्टिनेंट से भी बड़े-बड़े हैं, दिख रहे हैं ना? ये पूरे ओशियन में ऐसा रिज दिख रहा है और लग रहा है ना कि वेल्डिंग की गई है यहाँ पे, दिख रहा है ना वेल्डिंग टाइप से। हाँ, वेल्डिंग की गई हो, जोड़ा गया हो, यही तो, ऐसे ही तो लग रहा है। तो ये जब इन्होंने देखा कि ऐसा भी कुछ है यहाँ पे, तो इनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। अब बोल रहे हैं लावा, अर्थर होम्स की थ्योरी से तो उन्होंने बता तो दिया कि लावा बाहर आ रहा है, लेकिन अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि लावा कैसे बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है। तब इन्होंने, मतलब वही अर्थर होम्स वाली ये वाली थ्योरी है, देखो ये दिखा रहा है ना कि मोल्टन लावा है और ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यहाँ से लावा ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे पूरा ये जो है मिड ओशियनिक रिज बना देगा यहाँ पे, ठीक है, प्लेट्स। अब यहाँ पे जब तक ये बात क्लियर नहीं हुई, जब तक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं आ गई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई तब बताया गया कि ये सब प्लेट्स हैं, ये सब क्या है, प्लेट्स हैं, और एक प्लेट के ऊपर ओशियन भी हो सकता है और कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। तो ये एक प्लेट है, ठीक है ना, और ये दूसरी प्लेट है, दो प्लेट्स हो गई मान लो। ये जो है आपका मान लीजिए साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे आपका पैसिफिक प्लेट है, यानी ओशियन का भी प्लेट हो सकता है, एक प्लेट पे ओशियन ओशियन भी हो सकते हैं, एक प्लेट पे ओशियन और कॉन्टिनेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसे प्लेट्स हैं, और इन प्लेट्स से जब प्लेट्स एक दूसरे के, और ये पूरा लावा के ऊपर तैर रही हैं, ठीक है, प्लेट जो है लावा के ऊपर तैर रही है। अब ये जो है कहाँ, जहाँ पे एक प्लेट इधर से और इससे, जब यहाँ पे कन्वेंशनल करंट की वजह से ये इधर ड्रिफ्ट होती है और ये इधर ड्रिफ्ट होगी कन्वेंशनल करंट की वजह से, तो जो लावा है बाहर आएगा, वो क्या करेगा, आके बाहर जमेगा, और जब जमेगा ये बाहर आके, तो इसका मतलब क्या है, क्या होगा, बाहर आके जमेगा, इसका मतलब मिड ओशियन रिज या ओशियन के अंदर कुछ ऐसा इस टाइप का सिस्टम बनेगा, ठीक है, वो ठंडा हो जाएगा आके, और इस तरह से जैसा ये सिस्टम है, कौन सा वाला, ये वाला सिस्टम है, ये दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये माना गया कि ये जो प्लेट्स हैं, अब ये प्लेट्स कोई ऐसी स्मूथ प्लेट नहीं है, ये सारी प्लेट है, जैसे ये एक प्लेट होगी, ये पूरी एक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, इधर ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। अब ये प्लेट आपस में दूर हो रही है, डाइवर्ज हो रही है मान लो, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिड ओशियनिक रिज बन गया आगे। इसी तरह से ये क्या नाम है आपका, अफ्रीकन प्लेट है, इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है ना, इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही होंगी, तो यहाँ अंदर से लावा निकला और यहाँ पे रिज बना दिया। गेटिंग, समझ में आ रही बात? तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने काफ़ी हमारी कहानी को एक्सप्लेन, मतलब काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने में मदद की। लेकिन मिड ओशियनिक रिज जब तक नहीं था, तब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि मिड ओशियनिक रिज है क्यों, बस ये समझ में आ रहा था कि लावा बनता है, ये बनता है, वो बनता है, सब चीज़ें आ रही थी, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कैसे होता है, कैसे ये लावा आ जाता है। ऐसे बहुत सारी ट्रेंचेस भी हमें मिलती हैं, तो जब इन सबको समझने के लिए ट्रेंचेस वगैरह हमें नहीं समझ में आ रहा था प्रॉपर तरीके से कि ये कैसे है, क्यों है, क्या वजूहत हैं, ट्रेंचेस क्यों बन रहे हैं, माउंटेन क्यों बन रहा है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, चलो वहाँ से आ गई, लेकिन जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, तब उसने एक्सप्लेन किया चीज़ों को कि क्यों, क्या नाम है, कोई ट्रेंच बनती है, क्यों कोई क्या नाम है वो मिड ओशियनिक रिज बनता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो समझ में आई, वो कब समझ में आई, जब हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गई। तो पहले इस चीज़ को सबको समझने के लिए एक बार हम रिव्यू करेंगे इसको, उससे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आंसर नहीं, आंसर दे पा रहे थे हम लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से ड्रिफ्टिंग क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, और सी फ्लोर जो है वो स्प्रेडिंग कैसे हो रही है, अटलांटिक ओशियन जो है वो बड़ा हो रहा है, हर साल 1 सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है, इंडियन ओशियन 1.5 सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है, पैसिफिक 0.6 सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है। तो ये क्या है, क्यों हो रहा है, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, ठीक है ना। तो फिर हमने कहा कि भाई अब जो बात है, ये बात कहाँ से समझ में आएगी, ये सारी बातें जो है समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आई, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो कि डिवाइड करती है पूरे अर्थ को अलग अलग प्लेट्स में, और फिर वो बताती है कि यानी कि ये नहीं पता चल रहा था मेरे से कि पहाड़ कैसे बनेगा, कि हिमालय कैसे बना है, एंडीज कैसे बना है, रॉकीज कैसे बना है। अब यहाँ पे हमें बहुत सारी बातें समझ आएंगी, तो आज ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, आज हमने जो बातें की उसको थोड़ा सा आप लोग रिव्यू कर ले। एक तो हमने रॉक्स की बात की, हमने पहले बात की थोड़ी सी अर्थक्वेक के बारे में, इंट्रो टाइप की बात की, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अर्थक्वेक जो होता है, ठीक है, हर जगह स्टेबल, हर जगह ज़मीन स्टेबल नहीं है।
अलग-अलग कभी कहीं पे हलचल हो जाती है, कभी कहीं पे हलचल हो जाती है, तो वो जो ज़मीन का हिलना ही अर्थक्वेक कहलाता है। अर्थक्वेक जो है इंडिया के अंदर कई सारे ज़ोन 2 से लेकर ज़ोन 5 तक ज़ोन हैं और स्टेबल नहीं है इंडिया के अंदर, अर्थक्वेक ज़ोन के अंदर आता है क्योंकि यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय जो है उसके नीचे है। उसमें उसका पार्ट है, तो इसलिए अभी भी ये स्टेबल नहीं है पूरी तरीके से। तो इसलिए जो है हमारे अर्थक्वेक आता रहता है हमारे यहाँ पे और बहुत सारी कंट्री में पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी भी जगह है जो बहुत स्टेबल है, जहाँ पे अर्थक्वेक बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पे हर वक़्त अर्थक्वेक आता रहता है, जिसमें से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको। मैंने ये बताया कि जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको फोकस कहते हैं या हाइपोसेंटर कहते हैं, जहाँ पे सबसे पहले अर्थ सरफेस पे फ़ील होता है, उसको जो है एपिसेंटर कहते हैं। और उसके अलावा हमने ये कहा कि जिस स्केल पे मेज़र करते हैं उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं और ज जहाँ पे इंटेंसिटी जो मेज़र की जाती है यानी मैग्नीट्यूड मेज़र करने के लिए रिएक्टर स्केल होता है और क्या मेज़र करने के लिए इंटेंसिटी मेज़र करने के लिए मेर्कली स्केल होता है। हमारे यहाँ पे जो अर्थक्वेक होता है उसमें बॉडी वेव्स होती हैं और सरफेस वेव्स होती हैं और बॉडी वेव और सरफेस वेव 2 तरह से वेव्स होती हैं। बॉडी वेव जो होती है पी वेव और एस वेव के नाम से जानी जाती है। पी वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल कर सकता है। एस वेव जो होता है वो सिर्फ़ लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकता, सॉलिड और गैस में ट्रैवल कर सकता है। पी वेव जो होती है उसकी स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। जिसकी स्टडी करके हम लोग पता लगाते हैं कि किस तरीके हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम लोग सरफेस वेव जो डिस्ट्रक्टिव वेव होती है उनकी कोई बात नहीं करते, वो हम अर्थक्वेक वाले टाइम पे डिज़ास्टर में बात करेंगे, लेकिन जो हमारी बॉडी वेव्स हैं उसमें पी और एस वेव्स की बात करेंगे। जहाँ पे पी वेव नहीं दिखती उसको मतलब डिटेक्ट नहीं हो पाती है अर्थ में, उसको कहा जाता है पी वेव शैडो ज़ोन, जहाँ पे एस वेव डिटेक्ट नहीं हो पाती उसको बोलते हैं एस वेव शैडो ज़ोन। ठीक है? प्राइमरी वेव या पी वेव जो होती हैं, वो उनकी स्पीड जो है पहले इंक्रीज़ होती है, जहाँ पे इंक्रीज़ होती है हमें पता चलता है सॉलिड है। एस्ट्रोनॉस्फेयर में जाके उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, एस की भी स्पीड कम हो जाती है, जिससे हमें समझ में आता है कि लिक्विड नहीं लेकिन सेमी मोल्टन स्टेट में है क्योंकि अगर ये लिक्विड होता तो एस गायब हो जाता। फिर हम मेंटल की तरफ जाते हैं और पी वेव की और एस वेव की दोनों की स्पीड बढ़ रही होती है। फिर हम क्वार्टर कोर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे पी वेव की स्पीड घटती है, लेकिन एस वेव पूरी तरह गायब हो जाती है। उसके बाद में पता चलता है कि आउटर कोर में फिर पी वेव की स्पीड बढ़ जाती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो ऊपर है मतलब क्रस्ट वो सॉलिड है, एस्ट्रोनॉस्फेयर मोल्टन स्टेट में है। मेंटल जो है वो सॉलिड है, लेकिन आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर जो है वो पूरी तरह से सॉलिड है। तो ये समझ में आ जाता है और इससे हम लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं अर्थ के इंटीरियर का और उसमें लावा भरा हुआ है, इसका भी एग्ज़ाम्पल कि लावा भी आता है बाहर। कन्वेक्शनल करंट फिर हमने उसके बाद में बात की इसके कौन आर्थर इसके क्या अल्फ्रेड वैगनर के कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी की। उन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट जो थे है वो सबसे पहले जो मेसोज़ोइक इरा के अंदर एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया और एक ओशियन था जिसका नाम था पेंथालासा। जो पेंजिया था वो ब्रेक होता है, ठीक है, 200 मिलियन ईयर एगो वो ब्रेक हो जाता है पेंजिया और वो 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है, एक लौरेशिया दूसरा गोंडवाना के बीच में और जो थेथिस सी होती है उसकी जगह एक स्वेलो सी डेवलप हो जाती है, मतलब वहाँ पे इन दोनों के बीच में उसको बोलते हैं थेथिस सी। उसके बाद में फर्दर और ये ब्रेक होते रहते हैं और इसको उन्होंने प्रूव करने के लिए कि कॉन्टिनेंट ब्रेक हो रहे हैं, एक-दूसरे से दूर जा रहे हैं, उन्होंने 4 एविडेंसेस दिए हैं। पहला एविडेंस जिग्सो मैच है, दूसरा एविडेंस फॉसिल्स है, दूसरा एविडेंस रॉक है, तीसरा एविडेंस फॉसिल्स हैं और चौथा एविडेंस जो है वो आपका ग्लेशियल, पैलियोग्लेशियल क्लाइमेट है, जो कि जहाँ पे ट्रॉपिक्स पे पाया जाना या ग्लेशियल क्लाइमेट का, बर्फ का की वजह से क्लाइमेट का के एविडेंसेस का पाया जाना ये रेयर बात हो सकती है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए आर्थर होम्स कि इनका ड्रिफ्टिंग फोर्स क्या है, किस वजह से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। आर्थर होम्स का फिर उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको कन्वेक्शन करंट थ्योरी कहते हैं। कन्वर्शन करंट थ्योरी से जो है हमें पता चलता है कि कन्वेक्शनल करंट बनती हैं, मोल्टन स्टेट में पूरा पुश करती हैं वो कोर से लेकर वो पूरा मेंटल पे घूमती है जिससे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह से जहाँ गैप डेवलप होता है, जैसे समुद्र के अंदर अगर गैप आ गया, वहाँ पे समुद्र है तो जो लावा बाहर आता है वो पूरा वेल्डिंग टाइप से दिखता है और उसको मिड ओशनिक रिज कहते हैं हम लोग। लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अनआंसर्ड थे। पहली चीज़ ये कि ये क्या नाम है फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं? वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनते हैं? उसके अलावा जो है सी कैसे बनता है? ओशियन कैसे बनता है? रिफ्ट वैलीज़ कैसे बनती हैं? ये सब क्लियर नहीं था, जिसको क्लियर करने के लिए हमारे पास एक नई थ्योरी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है आज तक की, जिसको हम लोग जेटी विल्सन की थ्योरी है, वो जेटी विल्सन ने स्टार्ट किया था और कई लोग उसमें मिलकर उन्होंने थ्योरी दी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अच्छा, इसमें थिंकर्स के नाम या जो साइंटिस्ट होते हैं उनके नाम अगर याद रखोगे, जैसे आर्थर होम्स का मैंने बताया आपको या अल्फ्रेड वैगनर का बताया या जेटी विल्सन, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में किसके?
जेडी विल्सन के बारे में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, तो उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कैसे माउंटेन बनते हैं, कैसे आइलैंड्स बनते हैं, कैसे ये सारे ओशियन बनते हैं। ये सारी थ्योरी एक्सप्लेन की गई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की मदद से। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसके बारे में स्टार्ट करेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आप लोगों ने देखा कि सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, ओशियन पैंथलासा, और मिड मेसोजोइक में पेंजिया ब्रुक हो जाता है, दो पार्ट्स में ड्रिफ्ट होता है, एक दूसरे से दूर होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को बताया गया कि सियाल होता है जो कि फ्लोट कर रहा है ओशनिक लेयर के ऊपर, ओशनिक क्रस्ट के ऊपर, जिसको सीमा के नाम से जाना गया। और लेकिन ड्राइविंग फोर्स के ऊपर क्वेश्चन उठा कि ये ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, कैसे ये जो है दूर हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई आंसर नहीं था अल्फ्रेड वेगनर के पास। सो दैट्स व्हाई हमें नई थ्योरीज की सोच सर्च करनी पड़ी, देखनी पड़ी। उन्होंने जो कुछ ऑब्जर्वेशन किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, पहला तो ये था कि जिक्सो मैच हो रहा था। जिक्सो एक गेम होता है जिसमें हम लोग मैच करते हैं, जो टुकड़े होते हैं उनको जोड़ते हैं, तो वो जिक्सो फिट हो रहा है अगर आप कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे तो। दूसरा, सिमिलर एज के, सिमिलर टाइम के जो रॉक्स मिले हैं अलग अलग जगहों पे। दूसरा, उसके अलावा जो है आपका फॉसिल एविडेंसेस भी मिले हैं, जो कि रेयर होता है एक कॉन्टिनेंट के फॉसिल दूसरे कॉन्टिनेंट में भी मिल रहे हैं, तो इट्स मीन्स ये कभी जुड़े हुए होंगे। क्योंकि एक जो इसका फॉसिल मिल रहा है उस टाइप का डायनासोर या उस टाइप का जो जीव है, वो दूसरी जगह पे पहुंचना है, दैट इज नियर टू इम्पॉसिबल कि ओशियन क्रॉस करके पहुंच जाए। तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो इस वजह से क्या होता है कि फिर हमें मानना पड़ता है। उस पर से फिर एक एविडेंस ये मिलता है कि क्लाइमेटिक एविडेंस भी मिलता है, जहाँ पे मतलब ऐसा क्लाइमेटिक एविडेंस जो कि एक ग्लेशियल क्लाइमेटिक एविडेंस मिलता है, जो कि एंटार्क्टिका जैसा क्लाइमेट कहाँ से ऑस्ट्रेलिया में क्या सदर्न पार्ट में आ जाएगा, या इंडिया के सदर्न पार्ट में आ जाएगा, या अफ्रीका या साउथ अमेरिका के सदर्न पार्ट में, वो जो एंटार्क्टिक का के क्लाइमेट टाइप का है, उसके एविडेंसेस मिले हैं। तो इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये था, ये सब जुड़े हुए थे आपस में। लेकिन अब ये अलग कैसे हुए, क्या था, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया था अर्थल होम्स की कन्वेक्शन करंट थ्योरी है, जो कि बताता है कि इस तरह से लावा जो है उबल रहा होता है, इस तरह से कन्वेक्शनल सेल्स बनती हैं, और सेंस सेल्स की दो लिम्स होती हैं। एक लिम्ब जो होती है वो पुश करती है, अ, एक लिम्ब जो ये वाली है, ये पुश करेगी इसको ड्रिफ्ट करने में इधर से, और ये जब दूर-दूर जाती हैं तो उसको डाइवर्जन बोलते हैं। इधर से दूसरी प्लेट हो सकता है इसके पास आ रही हो कन्वेक्शन करंट की वजह से ही। अगर ये पास आ रही है तो इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, जो पास आती है इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, ठीक है ना? और जो दूर जाती है उसको डाइवर्जन बोलते हैं। तो ये मतलब है, लेकिन ये इसको भी कैसे अलग हो रही हैं, कैसे ये इसको पुश कर पा रहा है, ये तब बात समझ में आएगी जब हमारे पास आएगा, और एक लिम्ब ऊपर की तरफ जाता है जो कि मिडसोनिक रिज बनाता है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने देखी। उसके बाद उसी कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बेसिस पर ये बताया गया कि ये जो है 1940s और 50s के अंदर कि यहाँ पे मिड ओशनिक रिज होता है। मिड ओशनिक रिज मतलब इसमें जो जॉइंट आपको दिखाया था मैंने, वो आपको दिखाया मैंने, हैरी हैश ने वगैरह ने इसका आंसर दिया, और ये बोला कि ये जो वेल्डिंग टाइप की चीज़ है, ये जो मिड ओशनिक रिज, इसको क्योंकि पहले ये लगा कि ये मिड ओशनिक ओशन में, क्योंकि अटलांटिक ओशन में जब इन्होंने सर्च किया यहाँ पे, ये तो ये इनको लगा कि एकदम मिड में है, तो इन्होंने इसका मिड ओशनिक रिज नाम दे दिया। लेकिन इन्होंने पाया कि पैसिफिक में भी है, ये हर जगह लगभग-लगभग ये चीज़ें दिख रही हैं, और बहुत बड़ी-बड़ी लेवल पे। तो इसका मतलब समझ में आया कि ये तो हर जगह, तो मिड ओशनिक रिज क्योंकि नाम पड़ गया था, तो इसलिए इसको मिड ओशनिक रिज कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिड में ओशन के होता है, ये कहीं भी होता है, जहाँ पे भी प्लेट्स में क्रैक होती हैं। अब ये प्लेट वाली बात पहले क्लियर नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है कि प्लेट जैसी। फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी आगे, तो जो कि बताएगी कि प्लेट्स हैं इसके ऊपर, और ये लावे के ऊपर तैर रही हैं। लावा है पूरा भरा हुआ अंदर, जैसे आपको ये दिख रहा है लावा, और इसमें 2 प्लेट्स हैं। अब ये प्लेट्स के बीच में जॉइंट है, जहाँ से लावा बाहर आता है, तो ये जॉइंट हो जाता है। उसके अलावा ये प्लेट अगर खिसकेंगी तो लो और लावा बाहर आएगा, और लावा बाहर आएगा, और जितना ज़्यादा लावा बाहर आएगा, वो जो लिम्ब है, एक ये डाइवर्जिंग लिम्ब, ये वाली लिम्ब, ठीक है? और ये वाली लिम्ब है, और एक ये ऊपर जो जा रही है लावा, ये लावा जाके यहाँ जमेगा, और जमेगा तो नया क्रस्ट बनाएगा, नया मतलब रॉक बनाएगा। तो एक्युमुलेट होता है लावा वहाँ पे, उसको एमओआर बोलते हैं। ये जहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा है, ये वेल्डिंग जैसा शेप जो दिख रहा था आपको, दिस इज़ कॉल्ड एमओआर। ये लावा बाहर आके जम गया है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप लोग? ये लावा बाहर आ के जमा है, ये न्यू रॉक्स हैं, ये अंदर से आया है। तो लावा बहुत शांति से बाहर आता है, यानी कि ज़्यादा शोर नहीं मचाता, ज़्यादा ब्लास्ट नहीं होता, बस ऐसे ऊपर आके फैल रहा होता है, जैसे इसमें दिख रहा है। इसको बोलते हैं बेसाल्टिक इरप्शन। क्या बोलते हैं? दोबारा बताना मुझे, कौन-सा इरप्शन? हाँ,
जो आसान, जो एकदम मतलब शांति से फैल रहा होता है लावा, उसको बोलते हैं बेसाल्टिक इरप्शन। इरप्शन का मतलब निकलना। तो बेसाल्टिक इरप्शन होता है और ये एक्युमुलेट होता है लावा कहाँ पे? रिज पे, मतलब रिज बनाता है ये, इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज या एमओआर। जिससे न्यू ओशनिक क्रस्ट बनता है। क्रस्ट का मतलब ऊपर का जो ज़मीन है वो बनता है, ओशियन का ज़मीन बनता है इससे, ओशियन के रॉक्स बनते हैं, तो इसको मिड ओशनिक रिज कहा जाता है। और ये डाइवर्जिंग लिम्ब होता है, जो कि आगे मैं आपको बताऊँगा कि डाइवर्जन कैसे होता है, ये जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे आएँगे हम लोग। तो यहाँ से हम आगे और चीज़ों को समझने के लिए हमें पहले और चीज़ों को छोड़ के हम सीधे पहुँचते हैं, ये सारी चीज़ें सीधे वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत ही रिवोल्यूशनरी थ्योरी है, जिसने बहुत सारे फिनोमिनास, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिसने बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन को समझने में हमारी मदद करी। ठीक है ना? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए पता नहीं था, जैसे कि क्वेश्चन ये उठा कि भाई ये माउंटेन के फोल्ड माउंटेन कैसे बन गए। क्वेश्चन ये आया कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं। पूछते हैं कि अर्थ में वॉल्केनिज्म क्यों होता है, यानी वॉल्केनो क्यों है अर्थ पे, इतना लावा कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए, और ये लावा कैसे, मतलब क्या है ये लावा, कैसे बाहर आ रहा है, क्या चीज़ है, क्या अंदर क्या है। तो वो सब का आंसर देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आई, जिससे लगभग सारे फिजिकल फिनोमिनाज के आंसर मिले, वो था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है ना? बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया है, कोई एक आदमी नहीं है, लेकिन इसको डिवाइड करने में जो है काफ़ी सारे वो हैं। इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिसिप्लिन में काम किया है, तब जाके थ्योरी निकल के आई है। 1960s में जो है 2 साइंटिफिक एविडेंसेस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, पैलियोमैग्नेटिज्म है, यानी मैग्नेटिज्म भी पाया जाता है इन रॉक्स के अंदर। उसमें सबसे मोस्ट लेटेस्ट और एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। ये क्या बोलती है कि जो क्रस्ट है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। वो क्या बोलती है? जो अपर क्रस्ट है, ठीक है, अपर क्रस्ट, अपर पार्ट ऑफ द मेंटल जो है, यानी लिथोस्फेयर जो है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। वो एक उसके नीचे जो लिथोस्फेयर है, यानी जो ये पार्ट है लिथोस्फेयर, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल वाला जो पार्ट है, ये जो तैर रहा है किसके ऊपर तैर रहा है? एस्थनोस्फेयर के ऊपर तैर रहा है। एस्थनोस्फेयर क्या है? यूनिक मैकेनिकल रिजिडिटी के साथ सेमी मोल्टन प्लास्टिक है, यानी पूरी तरह लिक्विड नहीं है, पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है। मतलब एक लावा जैसा कुछ है, और इस तरह से है कि मतलब वो पूरा लिक्विड नहीं है और सेमी मोल्टन स्टेट में है, जिसके ऊपर ये फ्लोट करता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर एस्थोनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है, ये सबसे रिवोल्यूशनरी बात है कि मतलब लावे के ऊपर ये लिथोस्फेयर, जैसे पानी के ऊपर कोई चीज तैरती है, बोट तैरती है, कोई बड़ा बड़ा शिप तैरता है, उसी तरीके से आप ये मान के चलिए जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स जो है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रही हैं, जो कि सेमी मोल्टन स्टेट में प्लास्टिक के फॉर्म में है। ठीक है? लिथोस्फेयर जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जैसे कोई कॉन्टिन्यूअस नहीं, बहुत सारी प्लेट जो है वो तावे लावे के ऊपर तैर रही हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं। और वो जुड़ी कैसे हैं आपस में? वो जुड़ी हैं जैसे जैसे जहाँ गैप होता है वहां पे अंदर से लावा ऊपर आ जाता है और वो रॉक बना देता है। इस तरह से जुड़ी हुई हैं वो और लावा जहां से बाहर आता है, ठीक है, जैसे आपको मिड ओशनिक रिज पे दिख रहा है कि जैसे गैप हुआ, दो प्लेट्स आप खिसकी, तो वो अंदर से लावा, जहां क्रैक्स डेवलप हुए वहां लावा बाहर आके वहां पे नया रॉक बना देता है। तो इस तरह से लिथोस्फेयर जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये ब्रोकन है। और ये जो ब्रोकन पार्ट्स हैं दे आर नोन एज प्लेट्स। क्या कहते हैं इनको हम लोग? प्लेट्स कहते हैं, राइट? जेडी विल्सन ने ये टर्म दिया था, मैंने आपको बताया कि जीटी विल्सन की प्लेट थ्योरी, उसने लिथो वर्ड दिया, लिथो या प्लेट। उसने कहा कि 3 तरह की प्लेट्स होती हैं। 3 तरह की प्लेट्स में उसने डिवाइड किया इसको, ये इंपॉर्टेंट बात है कि 3 तरह की प्लेट्स में डिवाइड किया उसने। उसने बोला एक तो होती है आपकी इंटायरली ओशनिक प्लेट, यानी कि पूरा का पूरा ओशियनिक प्लेट है, यानी उस प्लेट पे सिर्फ ओशियन है। ठीक? एक होता है इंटायरली कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिसपे सिर्फ कॉन्टिनेंट होता है, यानी जमीन का टुकड़ा होता है उस प्लेट के ऊपर। और तीसरा होता है, ये कॉन्टिनेंट का मतलब पूरा कॉन्टिनेंट नहीं है, कॉन्टिनेंट का मतलब जमीन का टुकड़ा, और ओशियनिक मतलब ओशियन यानी पानी है उसपे। और तीसरा जो होता है वो ऐसा भी होता है जब कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक होता है, यानी जिसमें ओशियनिक भी होगा और कॉन्टिनेंटल भी होगा। तो एक होता है इंटायरली ओशियनिक, एक होता है इंटायरली कॉन्टिनेंटल, बट कुछ ऐसा भी होता है कि बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक दोनों होता है। तो 3 तरह की प्लेट्स की उसने बात की, पहला ओशियनिक, दूसरा कॉन्टिनेंटल, तीसरा बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट। देख रहे हैं? लैंड वाला पार्ट, दिस इज द लैंड पार्ट, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, ये आधा, ये अमेरिकन, साउथ अमेरिकन प्लेट पे ये वाटर है यहाँ पे। इसी तरीके से अफ्रीका जो लैंड है, जो आप मैप में देखते हो, वो इतना दिखता है। बाकी वाटर जो है ये बीच तक आ पाओगे, यानी मिड ओशन तक आओगे, अटलांटिक तक, तो आपको प्लेट ऐसे दिखेगी। तो ये पूरी प्लेट है, यानी इस पे जमीन भी है और यहाँ पे वाटर भी है। गेटिंग? बात समझ में आ रही है आपको? पैसिफिक प्लेट, दिस वन इज पैसिफिक प्लेट। ये जो पीला पीला सा दिख रहा है, दिस इज पैसिफिक प्लेट। दिख गया?
दूसरा आपका है, यहाँ पे देखिए आप ये जो अटलांटिक ओशन, बेटा आपने बोला था ना पैसिफिक प्लेट के पे वो टकरा रही है। एक्चुअल में प्लेट्स को रिकॉर्ड आपने मतलब जैसे भी स्कूल कॉलेज में हम ऐसे ही बोल देते हैं मतलब कॉलेज वगैरह में कि पैसिफिक प्लेट जो है वो साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराती है तब एंडीज बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है और यहाँ पे बीच में जो टकरा रही है वो एक्चुअल में नज़्का प्लेट है, नज़्का प्लेट। इसको नज़्का प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो एंडीज बना रही है वो नज़्का प्लेट बना रही है, ना कि पैसिफिक प्लेट। गेट इट? और इसीलिए नज़्का प्लेट की वजह से ही ये पैसिफिक ओशन में इस एरिया में बहुत सारे आइलैंड दिखाई देते हैं। बहुत सारे आइलैंड आर्क दिखाई देते हैं, वो मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे नज़्का प्लेट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट है ये। नज़्का प्लेट छोटी प्लेट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका साउथ अमेरिकन प्लेट देखो आपको दिख रहा है। ये आपका उसके अलावा अफ्रीकन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है ना? ठीक है। यहाँ पे इंडियन प्लेट है। क्या है? इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट आपको दिख रहा है? ये इंडिया वाला पार्ट, इंडिया का लैंड इतना ही है, लेकिन वहाँ पे इंडियन ओशन भी है, तो इंडिया वाला पार्ट यहाँ। यहाँ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये जो दिख रहा है आपको, दिस वन इज़ ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है ना? यहाँ पे ये वाला ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दिख रहा है? और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, दिस वन इज़ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है? उसके अलावा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ये यूरेशियन प्लेट है, दिस वन इज़ यूरेशियन प्लेट। ये सब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में आता है ये सारा। और ये वाला जो पार्ट है ये यूरेशियन प्लेट है, ये वाला जो ये हरा-हरा जो दिख रहा है ये यूरेशियन प्लेट है यहाँ तक, दिख रहा है? तो ऐसे 6 मेजर और 20 माइनर, ये आपका एंटार्क्टिक प्लेट है इधर वाला, एंटार्क्टिक प्लेट पूरा यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये प्लेट्स हैं जो कि बाद में रिसर्च में मिली, आपको मैप में नहीं दिखती हैं। ये प्लेट्स आपको मैप में नहीं दिखती हैं, लेकिन किताबों में आपको दे भी रखा है ये, ऐसा नहीं है कि एकदम दे नहीं रखा, लेकिन ये प्लेट्स आपको नॉर्मल मैप में नहीं दिखती। इसके लिए अलग से जब कोई उसका मैप बनाता है, कौन सा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाने के लिए जब आपको मैप मिलती हैं, तो वहां पे आपको दिखाई देगा। अदरवाइज ये प्लेट्स ऐसे एज सच नहीं दिखाई देंगी। ओके, यहाँ पे देखिए आपके पास ये प्लेट है, एग्जाम इसका प्लेट्स को दे रखा है। ये आपका पेज नंबर नेचुरल डिजास्टर वाला जो पेज है, पेज नंबर 119 देखिए आप लोग अपने एटलस में। लावा के ऊपर क्या हो रहा है? ये प्लेट्स तैर रही हैं और इनमें जब ये थोड़ा-सा भी क्रैक डेवलप होता है, यानी ये थोड़ा दूर होती है, इनको जगह मिलती है, तो लावा बाहर आके नया-नया रॉक बना देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखें आप केमिकल कंपोजिशन जो इंटीरियर का है, अगर इनर कोर देखेंगे तो आपको ये मिला पाया गया कि इनर कोर जो है वो उसमें आयरन, ठीक है? आयरन और निकेल है। आउटर कोर के अंदर आयरन है, निकेल है और सिलिका है। और आपका मेंटल के अंदर इसको ओलिवियन बोलते हैं। मेंटल जो जो है उसको ओलिवियन, ठीक है, नाम से जाना जाता है। ठीक है? किसे? ओलिवियन या ओलिवाइन के नाम से जानते हैं, और ओशियन को बेसाल्ट के नाम से जानते हैं। और बेसाल्ट से बना हुआ है, यानी जो है इरप्शन से ओशियन क्रस्ट बना हुआ है। और कॉन्टिनेंट को ग्रेनाइट और एंडेसाइट बोला जाता है। ठीक है? कॉन्टिनेंट जो बने हुए हैं, ये कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से कि मेंटल क्या क्या बोलेंगे? ये ओलिवियन बोलते हैं। ओलिवाइन जो होता है, ओलिवाइन जो है ये हाइली फ्लूइड और हेवीएस्ट होता है, ओलिवाइन जो है जिससे मेंटल बना हुआ है। उसके अलावा जो होता है ओशियनिक क्रस्ट जिससे बना है बेसाल्ट, ये फ्लूइड होता है, हैवी होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है बना है वो एंडेसाइट से बना है, जो कि लेस मोबाइल लाइटर होता है। ये हम अभी वोल्केनिक उसमें भी पढ़ेंगे। और कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है वो ग्रेनाइट से बनता है, जो कि लेस मोबाइल और लाइटेस्ट होता है, सबसे कम होता है। तो अगर इससे देखा जाए बर्निंग और मेल्टिंग के हिसाब से, तो सबसे हैवी जो होता है वो ओलिवाइन होता है। उसके बाद में बेसाल्ट होता है, उसके बाद एंडेसाइट होता है और ग्रेनाइट होता है। इससे ये बात साबित होती है जो आपने देखा कि ग्रेनाइट हल्का होता है, तो इसका मतलब ओशियन प्लेट हैवी होती है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो लाइट होती है। देख लीजिए आप, जो जिस तरह के रॉक से बनी हुई है उसी तरह की तो होगी। तो ठीक है, ये सारे रॉक ही हैं, ठीक है। बेसाल्ट बन जाता है, बेसाल्टिक कहते हैं उसको, बेसाल्टिक रॉक कहते हैं, ओलिवाइन रॉक कहते हैं, ऐसे, ठीक है। तो अब हमारा ये है कि प्लेट के इंटरेक्शन पे, अब यहां से सारे फॉलो मी। तीन तरह से प्लेट इंटरेक्शन होता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री, दो प्लेट्स जब दूर दूर होती हैं तो उसको डाइवर्जेंट कहते हैं, ठीक है। दो प्लेट्स हैं, दूर दूर हो रही हैं, ऐसे डाइवर्जन। दो प्लेट पास आ रही हैं, कन्वर्जन, ठीक। और ट्रांसवर्स मतलब ऐसे रगड़ रही हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ये ट्रांसवर्स है, ठीक है ना। ओके, तो बाउंड्री तीन तरीके का बनती है दो प्लेट्स के बीच में। एक कन्वर्जेंट बाउंड्री बनेगी, दूसरी डाइवर्जेंट बाउंड्री बनेगी,
ठीक है। और तीसरी जो है आपकी कैसे बनेगी, ट्रांसवर्स बाउंड्री बनेगी। अब इससे क्या होते हैं, इससे फायदे नुकसानात क्या हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री की सबसे पहले बात करते हैं। अगर सुनो, ये दिख रहा है आपको, मैप दिख रहा है, एटलस। क्वेश्चन उठता है कि भाई बताइए इससे क्या फायदे हैं, इससे समझने से। तो देखिए, ये जो कन्वेक्शनल करंट बन रहा है ओशियन के अंदर जब बनता है, ये ओशियन या कॉन्टिनेंट सबके ऊपर बनता है, ओशियन के नीचे या कॉन्टिनेंट दोनों के अंदर होता है, ठीक है ना, कन्वेक्शनल करंट। अगर ये ब्लो ओशियन है, किसके अंदर है, ओशियन के नीचे अगर बना हुआ है, तो प्लेट डाइवर्ज होंगी, ये पुश करेगा, प्लेट डाइवर्ज होंगी, जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्लेट्स खिसक रही हैं। जब खिसकेंगी वहां पे, वहां से, तो बीच में गैप पैदा होगा, वो गैप को लावा ऊपर आके भरेगा। जब लोग गावा भरेगा तो वेल्डिंग जैसा एकदम दिखेगा, जैसा कि आपको दिखता है एमओआर बनता है। क्या बनता है, एमओआर। नई बात, यानी समुद्र के अंदर वो रिज टाइप का, जैसे पहाड़ी बन जाती है ना, पहाड़ी, पहाड़ नहीं होते बड़े लेकिन पहाड़ी बन जाती है, उसी तरह का होता है। गैट इट? कि अगर यही कॉन्टिनेंट पे हो जाए, जमीन के ऊपर हो जाए, प्लेट डाइवर्ज हो जमीन के ऊपर, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, जमीन फटेगी ना भाई, जमीन, जमीन फटेगी ऐसे, जमीन फटेगी तो जब फट जाती है जमीन ऐसे दो, और तो उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैली, वैली मतलब गली टाइप से। तो जैसे फट जाए दो, दो जैसे बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उसके बीच में गली होती है, मान लो पांच पांच, जैसे बटला हाउस में जो बिल्डिंगें हैं उनके बीच की जो गली समझो, पांच पांच फीट की, पांच पांच फ्लोर की बिल्डिंगें हैं, छह छह, उनके बीच में एक गली टाइप से बन गया है ना। तो ऐसे ही समझ लो ये जुड़ी हुई थी और ऐसे अलग हो गई बिल्डिंगें। तो ऐसी जमीन है, जमीन में दो पार्ट्स ऐसे बगल में ऐसे हो गए, ये ब्लॉक टाइप से हो गए, और बीच में जो रास्ता बन गया उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं? अब रिफ्ट वैली एक वैली टाइप के हो जाती है, अब वो इतना अंदर नहीं हो पाई कि उसमें से लावा बाहर आ पाए, बस फट गया वो। और फट के क्या नाम है, दो पार्ट बन गए, जो ब्लॉक माउंटेन टाइप से, जिसको ब्लॉक माउंटेन बनते हैं इससे। ब्लॉक माउंटेन मतलब ऐसे बन गए, और नीचे उसमें जो है एक रिफ्ट वैली बन गई। अब रिफ्ट वैली में अगर बारिश हुई, पानी आया, तो वो कई बार नदी टाइप से बन जाती है, इतना फट जाता है कि समुद्र तक जाके फट जाता है। तो वो जो है क्या हो जाता है, वो बन जाता है आपका वैली टाइप से। और वैली के अंदर जब पानी आ जाए, कहीं से ग्लेशियर्स आ जाए, उसमें उसको रास्ता मिले पानी को आने का, तो वो रिवर बन सकती है। तो रिफ्ट वैली में कुछ रिवर्स हमारे इंडिया में भी बहती हैं। कोई एग्जांपल दो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, और वो क्या नाम है आपकी, बहती है, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, और जाके गल्फ ऑफ खंबात के अंदर गिरती है, ठीक है ना? वेस्ट में फ्लो होती है, गल्फ ऑफ खंबात। हैं? अरे इंडिया में, इंडिया की लेक की बात कर रहा हूँ। इंडिया, इंडिया की रिवर की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया, वो निकलती है अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, और मध्य प्रदेश से नीचे, और वो जो है अरेबियन सी में जाके गिरती है। साउथ वेस्ट में फ्लो होने वाली सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है ना? उसके ऊपर नर्मदा चलो ठीक है, नर्मदा, ठीक है ना? तो नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है, और रिफ्ट वैली में तो जो उसके बगल में माउंटेन बने हैं वो है विंध्या और सतपुरा। विंध्या माउंटेन जो है वो नॉर्थ में है उसके, और साउथ में उसके सतपुरा है, उसके बीच में वो दोनों रिफ्ट वैली बनाती है, और वहां से वो चलती है। और जब वही रिफ्ट वैली और चौड़ी हो जाती है, और चौड़ी, तो वो बन जाती है नेसेंट सी। नेसेंट मतलब न्यू, नया सी टाइप से बन जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है रेड सी। कैसा है एग्जाम्पल, रेड सी देखा है आपने? उस दिन मैंने दिखाया था अफ्रीका और अमेरिका के, अफ्रीका और सऊदी अरबिया के बीच में। तो मेडिन सी भी है, उसमें से एग्जांपल है, लेकिन मैं अभी उस पे बताता हूँ। मेडिन सी का दूसरी कहानी है, थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सुनिए, रिफ्ट वैली बनी, ज्यादा टूट गया, तो और नया नया सी बनने लग गया। और वही सी जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि अभी उसका एग्जांपल लो कि देखो कितना करीब से एकदम न्यू न्यू सी बना है, तो उसको बोलते हैं नेसेंट सी। वो जो है रेड सी जो है एक नेसेंट सी टाइप से है, मतलब न्यू सी बना हुआ है। अभी वो अफ्रीकन प्लेट से अरबियन प्लेट अलग होती हुई दिख रही है, और बीच में जो है वो आ गया है रेड सी। दिख रहा है आपको स्वेज कैनाल वाला? अगर अगर ये ओशियन क्रस्ट पे है तो देखो लावा बाहर आ रहा है, ये एग्जांपल पहला वाला। और लावा बाहर आ रहा है तो क्या बन रहा है, लावा बाहर आके फैल रहा है, और जब फैल रहा है तो क्या बन रहा है उससे,
मोल्टन मटेरियल बाहर आके फैल रहा है ओशन क्रस्ट के ऊपर, ये ओशन है, ऊपर पानी है। और तो ये क्या बना रहा है, ऐसे कंस्ट्रक्शन बना रहा है, और इस तरह से लावा जब फैल जाता है तो ये एक तरह से रिज बना देता है। रिज का मतलब होता है छोटी-छोटी पहाड़ियाँ। तो समुद्र के अंदर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ टाइप से बन जाती है, और इसको हम एमओआर कहते हैं। ठीक है? उसके अलावा जो है ज़मीन पे देखो आप पूरी ब्रेक हो रही है, क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। अगली स्टेज आप देखोगे कि वहाँ से लावा नीचे है उसके अंदर, जहाँ पे ये ध्यान रखिए कि वहाँ से लावा बाहर आ सकता है जहाँ रिफ्ट वैली है। लेकिन वो लावा पूरी तरह बाहर नहीं आ पा रहा। अब क्या हुआ, थोड़ा क्रैक डेवलप हो गया, गहराई हो गई। गहराई होने के बाद वहाँ पे जो आस-पास से ऊँची पार्ट है, वहाँ पे बारिश होती है या कोई ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ से पिघल के उसी में आएँगे जहाँ पे ढलान ज़्यादा होगी, जहाँ गहराई ज़्यादा होगी, वहाँ पे ज़मीन होगी। वहीं पे आएँगे तो वहाँ पे पानी आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, वो धीरे-धीरे और ब्रॉड होता है तो वो सी बन जाता है, और ब्रॉड होता है तो ओशियन बन जाता है। इस तरह से ओशियन बने हैं कॉन्टिनेंटल एक-दूसरे से दूर हो होकर। तो सबसे पहले रिफ्ट वैली बनेगी, रिफ्ट वैली होने के बाद क्या बनेगा? नेसेंट सी, न्यू सी बनेगा, और वही और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी तो ओशियन बन जाएगी। समझ में आया कि ओशियन कैसे बना? तो ये आंसर मिल गया ना उनको कि प्लेट जब डाइवर्ज होती है तो रिफ्ट वैली बनती है, और डाइवर्ज हो जाती है सी बन जाता है, और डाइवर्ज हो जाती है तो ओशियन बन जाता है। इससे बहुत क्लियर कट वर्ड में ये कन्वेक्शनल सेंस समझ में आया कि भाई ओशियन, सी, रिफ्ट वैलीज़ क्यों बन रही हैं। समझ में आ गई बात? आपको रेड सी दिख रहा है ना? रेड सी तो बना ही हुआ है, यहाँ पे क्रैक्स हैं, गल्फ ऑफ एडन, ये क्रैक्स है, इंडियन प्लेट वगैरह, यहाँ से अरबियन प्लेट और इंडियन प्लेट अलग हो रही है, वहाँ पे रिफ्ट वैली इसलिए वो खिसक रही है। वो समझ में आ रहा है, एडन, गल्फ ऑफ एडन और ये रेड सी में। लेकिन यहाँ पे अफ्रीका के अंदर भी, अफ्रीका में जो है ये लेक मलावी, लेक तुर्काना, लेक ये क्या नाम है आपका तंगाइका, ये सारी जो है ये रिफ्ट वैलीज़ में है, ठीक है ना? यहाँ पे भी रिफ्ट वैली है, और आज से अभी तो ऐसा है, जैसा आपको दिख रहा है ये दिस वन, ठीक है ना? ये वाला पार्ट है, ये जो आपको रेड मतलब इधर दिख रहा है ना ऐसे टूटा हुआ, इस तरह से अभी। तो ये अभी रिफ्ट वैली है, अभी इसमें पानी नहीं आया, ठीक है ना? रिफ्ट वैली है। अगर इससे आगे क्या होगा, इसमें जब पानी आ जाएगा, देखो ये रियल में है, ऐसे ये जैसे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ना, ये दिस वन, देख रहे हो ना? ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ धीरे-धीरे ब्रेक होगा ये। ये यहाँ धीरे-धीरे ब्रेक होगा। अब ये यहाँ पानी किसी-किसी में आ गया है, जैसे यहाँ पे लेक विक्टोरिया जो है जहाँ से नाइल निकलती है, नाइल रिवर जो निकलती है वो लेक विक्टोरिया से निकलती है। ये लेक विक्टोरिया इसी रिफ्ट वैली में है, ये लेक टंगाइका है यहाँ पे, लेक टंगाइका, ये भी रिफ्ट वैली, अफ्रीकन रिफ्ट वैली में है। और ये ब्रेक होगा, ये अफ्रीका का ये वाला पार्ट है, अफ्रीका वाला मैप देखोगे तो ये वाला पार्ट है। ये गल्फ ऑफ एडेन से इधर आओ, रेड सी से, ये पूरी एक रिफ्ट वैली बना रहा है, ये सब ब्रेक होंगे। किसी में पानी आ गया है, जैसे इसमें गहराई है, पानी आ गया है, यहाँ पे कहीं-कहीं क लेक बना दिया है इसने। लेकिन ये कुछ दिनों बाद ये रेड सी का पार्ट हो जाएगा। देखिए ये कुछ बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। ये अफ्रीका, कुछ सालों के बाद अफ्रीका कैसा हो जाएगा, देख रहे हो? ये यहाँ पे भी एक सी बन जाएगा, जहाँ पे अभी सी नहीं है, यहाँ पे सी बनेगा। ठीक है? मेडागास्कर इसी तरह अलग हुआ है। ये भी सी बन जाएगा यहाँ पे, और ये वो अरेबियन सी वाला पार्ट है, तो ये इस तरह से कुछ दिनों बाद दिखेगा। गेटिंग? और ये कैसे बता रहे हैं कि ये जो रिफ्ट हो रहा है, किधर प्लेट्स खिसक रही हैं, उससे प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये कि कुछ बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, कितना बिलियन ईयर दिखाया है? 10 मिलियन ईयर बाद। 10 मिलियन ईयर्स के बाद ये अफ्रीका ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए आप, इंडियन प्लेट है, यहाँ इंडियन प्लेट है, उधर इधर अरबियन प्लेट है, इधर अफ्रीकन प्लेट है। अब ये अटलांटिक यहाँ पे इंडियन प्लेट एक दूसरे से, इंडियन और सोमालियन प्लेट इधर जो है ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं। उधर से जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो बन रही है, सोमालियन सब प्लेट है, छोटे-छोटे प्लेट, ये आपस में ये ब्रेक हो रहे हैं, एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो डाइवर्जन की वजह से समझ में आ रहा है कि ये किधर खिसकेंगे। ठीक है? इसी तरह से अरबियन प्लेट जो है वो इधर डाइवर्ज हो रही है। तो इसका मतलब रेड सी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। रेड सी जो और सिकुड़ेगा क्योंकि दबेगा दूसरी साइड से, ठीक है? लेकिन ये जो एडन, गल्फ ऑफ एडेन है वो होगा, और इधर और ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से जो सिचुएशन जो दिखाई थी वो ऐसी बन जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों को अब मैप का काम आ गया, एटलस का काम है। स्टूडेंट है ना, तो पेज नंबर 92 पे देखो। पेज नंबर 92 पे देख रही हो? ऊपर देखो ईस्ट रिफ्ट वैली जहाँ पे लिखा हुआ है, उससे नीचे देखो लेक तुर्काना लिखा हुआ है। तुर्काना ये नीले में लिखा रहता है पतले में। तुर्काना, तुर्काना लिखा हुआ है। उससे नीचे देखो कोएगा लिखा होगा, क्योगा। उससे नीचे देखो विक्टोरिया लिखा होगा। ठीक है? उसके यहाँ पे देखो दूसरी साइड में लेक अल्बर्टा है। अल्बर्टा जो है ये क्या नाम है, लेक विक्टोरिया के वेस्ट में देखो। यहाँ पे आपको लेक अल्बर्टा दिखेगा। अल्बर्टा के नीचे और जाओगे तो यहाँ पे आपको लेक एडवर्ड वगैरह दिखेंगे, लेकिन इसमें लेक तंगाइका मार्क कर लो। इसको लेक नाइसा भी कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे नीचे, उससे नीचे आओगे लेक मलावी, सॉरी लेक मलावी को लेक नाइसा भी कहेंगे, तो लेक मलावी या लेक नाइसा ये नीचे मार्क करो। ठीक है? मिल गया? तंगाइका, तंगाइका के नीचे मलावी या नाइसा।
लेक मलावी या लेक नाइसा दिखा, या अफ्रीका में ईस्ट में देखो ना कि आप लोग, अगर आप विक्टोरिया के बारे में देखें तो लेक विक्टोरिया में जो रिवर नाइल है वो लेक विक्टोरिया से निकलती है, ठीक है ना। कौन सी रिवर है? ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, ठीक है, रिवर नाइल। ये निकलती है कहाँ से? ये निकलती है लेक विक्टोरिया से, व्हाइट नाइल के नाम से। किस कौन से नाम से? व्हाइट नाइल, ठीक है, व्हाइट नाइल रिवर। उसके बाद इथोपिया से, ठीक है, इथोपिया से एक और इसकी स्ट्रीम आती है जिसको बोलते हैं ब्लू नाइल। क्या बोलते हैं? ब्लू नाइल। और ये दोनों मिलकर फिर नाइल बनाती हैं, और ये जाके फिर वहां पे आपको इजिप्ट में, इजिप्ट को आपको पता ही है कि गिफ्ट ऑफ नाइल कहते हैं, वो जाके मेडिटेरियन सी में गिरती है वो डेल्टा बना के। गेटिंग? पोर्ट अलेक्जेंड्रिया वगैरह आपने वहां पे देखा हुआ है, ठीक है, डेल्टा ऑफ नाइल बनता है वहां पे, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको आप लोग अब यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे आप लोग कि ग्रेट रेनेसेंस डैम ये इथोपिया के अंदर बन रहा है, वो ब्लू नाइल पे बन रहा है, मतलब बन रहा था, बन गया अब तो, ठीक है। लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था वो 2011 में से में बन रहा था, ठीक है। तो इजिप्ट जो है यहाँ पे एक लड़ाई शुरू हो गई थी कि इजिप्ट कह रहा था मुझे जो है वाटर कम मिलेगा तुम्हारी वजह से, ये करने की वजह से। तो यहाँ पे मतलब इनकी जो है वो चल रही थी, जो मतलब यहाँ तक कि मिलिट्री इंटरवेंशन की भी बात हो गई थी कि आप पानी रोकोगे या हमारा ऐसा कुछ करोगे तो हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ग्रेट रेनेसेंस डैम जो है वो इथोपिया बना रहा था, किसके ऊपर? ब्लू नाइल के ऊपर, जिसके ऊपर इजिप्ट जो है वो कर रहा है, ठीक है। कि यार ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है मिलिट्री इंटरवेंशन भी करेंगे, ठीक है ना। तो ब्रिटिश जो है वो फिर इसी तरह से मतलब घुस जाता है और वहाँ पे कुछ कराने की कोशिश करता है कि हाँ भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जैसे वो होता है ना कि भाई अब झगड़े लड़ाई नहीं करो, शांत हो जाओ, उस टाइप से करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो इथोपिया का मैप आप लोग देख लेंगे एक बार। इथोपिया में आपका जो है यहाँ से ब्लू नाइल निकल रही है और उस पे ग्रेट रेनेसांस डैम बन रहा है। ये एग्जाम में, ये उस समय के करंट अफेयर्स में था तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता था, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अफ्रीका के अंदर आपको, अब अफ्रीका के अंदर क्योंकि मैं लोकेट करवाने जा रहा हूँ, आपको यही मैंने बताया, मेरा तरीका है, मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें आपको अफ्रीका का पूरा मैप याद कराना है। तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मार्क करानी है और फटाफट आप मार्क करें इसको। लोकेशन, ये मिनिमम लोकेशन हैं जो आपको अभी फिलहाल के लिए लोकेट करने हैं, आज अभी, राइट नाउ, राइट हियर, राइट नाउ। फटाफट मैप खोलिए और खोलिए, ये फिजिकल में मिलेगा आपको। देखना, बेवकूफ लोग जो है वो पॉलिटिकल में देखने लग जाते हैं नींद में, ठीक है ना। फिजिकल में दिखेगा और उसको मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है। उससे डिजर्ट जो है आपको दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा भाई? आपको न्यूबियन डिजर्ट जो दिखेगा वो सूडान से ऊपर देखें आप लोग, और ये क्या नाम है, इजिप्ट से नीचे देखें तो आपको दिखेगा वो, यानी कि आप रेड सी के बगल में देखिए और आपको न्यूबियन डिजर्ट दिखेगा, दिख गया है। इजिप्ट के रेड सी से पैरेलल देखिए, आपको ईस्टर्न डिजर्ट दिखेगा। ये देखो न्यूबियन डिजर्ट, मार्क करो खड़ा, इसको ईस्टर्न डिजर्ट दिखा, दिख गया है, लीबियन डिजर्ट उसके बगल में, ठीक है ना। उसके बाद दारफोर, दारफोर जो है बीच में प्लेटू है, ये एकदम उसके न्यूबियन डिजर्ट से नीचे जाओ साउथ में तो आपको दारफोर दिखेगा, जो कि लास्ट का है हमारा, लेकिन ये मार्क कर लो, दिख गया। ओके। उसके बाद में आपको पता है कि ग्रेट सहारा, आपको पता है सहारा डिजर्ट पूरा ग्रेट सहारा है, तो वो तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो पूरा डिजर्ट है, तो उसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके। नामिब डिजर्ट, नामीबिया में चले जाओ, कहां पे चले जाओ? नामीबिया, कहां पे? नामिब डिजर्ट एकदम नीचे, साउथ अफ्रीका से ऊपर जाइए देखिए और आपको दिखेगा नामिब डिजर्ट, एकदम यहाँ पे कोस्टल एरिया में, जहाँ हमारा केरला है ना, वहां पे जाके देखो नामिब डिजर्ट दिखेगा, दिख गया, ठीक है। काटांगा प्लेटू यहाँ बीच में आपको दिखेगा, ये जो आपका यानी जहाँ हमारा एक तरह से महाराष्ट्र है, वहां पे देखिए आप, महाराष्ट्र जैसे हमारे इंडिया में महाराष्ट्र, उसी जगह पे आप लगभग देखिए, कमर पे के पास, केरला के पास, महाराष्ट्र से नीचे, मतलब वहां पे आपको दिख जाएगा क्या? क्या दिख जाएगा? काटांगा प्लेटू, काटांगा प्लेटू दिख गया, मार्क कर लीजिए, काटांगा प्लेटू देख लिया। ओके। अ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो आपको दिखेगा इधर, यहाँ पे। आपको ये दिखेगा लेक विक्टोरिया से ईस्ट में आ जाओ, यानी जहाँ पे आपका जो है यहाँ पे लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया है ना, लेक विक्टोरिया के ईस्ट में आ जाओ, और वहीं से लेक विक्टोरिया से ईस्ट में जाओगे तो आपको दिख जाएगा क्या नाम है, माउंट किलिमंजारो, माउंट दिखेगा, दिख गया। ये अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना।
दिख गया माउंट किलिमंजारो है। अच्छा, अब लेक लेक विक्टोरिया, लेक मलावी, लेक तुर्काना, लेक चार्ट को मार्क करो। लेक चार्ट दिख रहा है? कौन कौन से मैंने मार्क करा दिए हैं? लेग चार्ट आपको मिडिल में दिखेगा, आपको यहाँ पे बीच में दिखेगा ऊपर, यानी कि आपका जो है ये सहारा डिजर्ट से नीचे चले जाओ और लेग चार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे ग्रीन ग्रीन उसमें दिख रहा है। सहारा डिजर्ट से एकदम साउथ में जाओ बीच में, दारफुर के बगल में, दारफुर के वेस्ट में देखो, आपको लेग चार्ट दिखेगा। लेग चार्ट दिख गया, मार्क कर रहे हो ना, कलर कलर उससे, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद में आपका लेग चार्ट हो गया। रिवर कॉन्गो, रिवर कॉन्गो देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, रिवर कॉन्गो, कॉन्गो बेसिन में देखो। इसको कॉन्गो या जायरे भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना? कौन से बोलते हैं? रिवर रिवर कॉन्गो या रिवर जायरे भी बोलते हैं। और याद रखिएगा लिवर कोको, इसके लिए एक फेमस बात यह है कि ये इक्वेटर को 2 बार कट करती है। रिवर कॉन्गो, रिवर इक्वेटर को क्या करती है, 2 बार कट करती है, ऐसे क्रेसेंट बनाती है, ऐसे मून टाइप से बनाती है। तो ये ऐसे करती है, ये यहाँ पे कट करेगी फिर इधर कट करेगी, देख रहे हो? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, कि कौन सी रिवर इक्वेटर को 2 बार कट करती है, ठीक है। एक और खासियत है, एक और रिवर है जो कि उसको कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। कौन सी रिवर है? रिवर बताओ। एक रिवर है, ढूंढ के बताओ। एक रिवर है जो कि उसको 2 बार कट करती है, कैप्रिकॉर्न को। जैसे मैंने यहाँ बताया कि रिवर कॉन्गो है जो कि इक्वेटर को कर रही है, इसी तरह से 2 बार रिवर जो है कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट कर रही है। यहाँ पे देखो ना कैप्रिकॉर्न पे, कौन सी रिवर है बताओ? रिवर लिम्पोपो। रिवर लिम्पोपो जो है वो 2 बार कट करती है किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। और इसी तरह से 2 बार कट करती है रिवर कॉन्गो या जायरे रिवर, किसको? 2 बार किसको कट करती है? इक्वेटर को। प्लीज कीप इन माइंड, रिवर लिम्पोपो हो गया याद। तो रिवर ऊपर की तरफ नाइजीरिया की साइड में नाइजर रिवर दिखेगा आपको, दिख गया? मतलब इधर गुजरात जो है ना अपना, उसकी साइड में जाओ, गुजरात से ऊपर मतलब रिवर नाइजर दिखेगा, दिखा? नाइजर, नाइजीरिया जो है ना वहां पे देखो आप, रिवर नाइजर दिखेगा आपको, मिल गया? शाबाश, ओके ओके, नाइस। काटंगा प्लेटू भी दिख गया, दारफुर भी दिख गया, रिवर नाइजर भी दिख गया, माउंट किलिमंजारो भी दिख गया, काटंगा प्लेटू दिख गया। आपको कोस्ट नहीं दिखेंगे आपके मैप में एक्चुअली। ये जो इवोरी कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट है, स्लेव कोस्ट है, ये कोई भी कोस्ट आपके मैप में नहीं दिया होगा, क्योंकि आपका जो स्टूडेंट मैप है उसमें नहीं है, वो स्कूल वाले मैप में दे रखा है, ठीक है ना? आपको लिखा ही नहीं हुआ इसमें। तो ये कोस्ट नहीं लिखे, लेकिन आप ध्यान रखिए ये जो आपका वो वाला पार्ट है ना, गोयना, गोयना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कमर है, जो गुजरात वाली वो पार्ट है ना, जो गल्फ ऑफ गोयना वाला जो लिखा हुआ है नीचे, देख रहे हो ना? गल्फ ऑफ गोयना लिखा हुआ है ना, ये आपका लाइबेरिया, लाइबेरिया जो है, इवोरी कोस्ट है, घाना है, ये गैबोन वगैरह है ना, ये सारा पूरा पार्ट है, ठीक है। ये इस वाले पूरे एरिया में ये सारे कोस्ट है, मतलब ये लाइन से हैं एकदम, इवोरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, ग्रैंड कोस्ट, स्लेव कोस्ट, ये सारे इसी एरिया में हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आपके स्टूडेंट वाले में तो नहीं है ये, लेकिन अब यहाँ देखो क्वेश्चन आया हुआ है क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैग फ्रॉम द फ्रॉम द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द तंजानिया एंड युगांडा। युगांडा और तंजानिया के बीच में कौन इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2000 में आया हुआ है प्रीलिम में यूपीएससी के अंदर। तो ये क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिए, एटलस देखिए जरा, एटलस में देखिए कि कौन सा जो है तंजानिया और युगांडा के बीच में कौन सी लेक जो है वो एक बाउंड्री बना रही है। युगांडा ऊपर है और नीचे तंजानिया है, किसके नीचे है? अरे लेक विक्टोरिया को देखो और उसके ऊपर नीचे देख लो, लेक मलावी को देखो उसके ऊपर नीचे देख लो, चाद को देखो उसके ऊपर नीचे देख लो, जाम्बेजी के ऊपर नीचे देख लो। पहले तो युगांडा और क्या नाम है तंजानिया जान लो। युगांडा और तंजानिया कहाँ है? केनिया के बगल में है, युगांडा ऊपर है, नीचे तंजानिया है, केनिया के बगल में। इतना क्या है, फिजिकल मैप में मत देख लेना, पॉलिटिकल में देखना। बड़ी देर में नंबर आता है, बताओ। तुम नदीम क्यों नहीं बोल रहे थे? चलो अच्छा ठीक।
हाँ, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे भी लोगों को पता होता है। तंजानिया और युगांडा के बीच में जो है 2 वो जो है वो क्या नाम है, क्या है? लेक विक्टोरिया। और लेक विक्टोरिया को अभी आप लोगों को मैंने दिखाया भी इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि लेक विक्टोरिया को मैंने आपको दिखाया नहीं कि लेक विक्टोरिया जो है उसी से रिवर निकल रही है, नाइल रिवर, है ना? ओके? तो ये हमने डाइवर्जेंट बाउंड्री देखी आज, और उससे हमने सीखा कि क्या बनता है, रिफ्ट वैली बनती है और ये बनता है। अब हमारे जो है आइलैंड आर्क, वोल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ये कैसे बनते हैं और इसको भी लोकेट करेंगे हम इसी तरीके से। सब पहले आइलैंड आर्क करेंगे, फिर वोल्केनिक माउंटेन करेंगे, फिर फोल्ड माउंटेन लोकेट करेंगे। हमें सब लोकेट करना है। हम दुनिया में जितने भी माउंटेन इस तरह के हैं, जितने भी आइलैंड्स हैं, जितने भी कुछ है, कुछ भी है, लेक वोक, सब हम मार के सब लोकेट कर डालेंगे, टेंशन नहीं लो। डाइवर्जन में हमने क्या-क्या पढ़ लिया है? डाइवर्जन में हमने देख लिया कि अगर ओशन में होता है तो क्या बनेगा? मेडोसोनिक रिज बनेगा, और अगर ये ज़मीन पे होता है तो रिफ्ट वैली, नेसेंट सी और ओशन बनेगा। गेटिंग? और रिफ्ट वैली जो नहीं होती है उसमें लेक्स बन जाते हैं कई बार। ठीक है ना? ओके, तो हमने लेक मार्क किए अफ्रीका के। ठीक है ना? और वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कौन-सी है? आप मुझे बताओ। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कौन-सी है? तीसरे नंबर पे विक्टोरिया है, ये मैंने बताया। तो पहले नंबर पे क्या है? उस दिन ईज़ान ने बताया तो था। ईज़ान ने अपने उसमें बता रखा है कि सबसे बड़ी लेक कौन-सी है वर्ल्ड की, वीडियो में। कैस्पियन सी। ये मैं कई बार पूछ चुका हूँ। कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट लेक। कैस्पियन सी का लोकेशन सबको पता है? हुँ? ठीक है? कैस्पियन सी की लोकेशन पता है सबको? वर्ल्ड मैप में आप लोग देखेंगे कैस्पियन सी कहाँ दिखेगा आपको? बोलो भाई। कज़ाकिस्तान और क्या नाम है आपका, ईरान से ऊपर, कज़ाकिस्तान से नीचे ये दिखेगा, तुर्कमेनिस्तान वगैरह के एरिया में ये पूरा। इसके ऊपर ये तो ये आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग कैस्पियन सी देख लीजिएगा, यूरोप के बॉर्डर पे, यानी कैस्पियन सी या एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है। ठीक है ना? कैस्पियन सी वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है। दूसरे नंबर पे कौन सी होगी फिर? तीसरे नंबर की विक्टोरिया है। दूसरे नंबर पे कौन सी है बताओ? कौन बताएगा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लेक? लेक सुपीरियर। किसने बताया था ये तुम्हें? कहाँ देखा था? हाँ, तभी तभी मैंने बोला था, आप लोगों को होमवर्क दिया था ना। हम्म। तो यहाँ पे आ जाइए आप नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ में अमेरिका में आके ये सबको पूरा जो लेक वाला एरिया है वो मार्क कर लीजिए। मैंने इसके बारे में बात की थी आप लोगों से। लेक सुपीरियर, नॉर्थ अमेरिका में आइए और मार्क करिए लेक सुपीरियर। ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेक है, और ये पूरा लेक का ही सारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे कौन कौन सी लेक आप मार्क करेंगे? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक लेक ईरी और लेक ओंटेरियो। ये बॉर्डर बना रही है कनाडा और अमेरिका के बीच में। नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच में बॉर्डर बना रही है लेक्स। ठीक है? बोलो भाई। ठीक है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कैस्पियन सी, दूसरे नंबर पे लेक सुपीरियर, तीसरे नंबर पे लेक लेक कौन सी? विक्टोरिया। ठीक है? चलिए, सबसे हाईएस्ट लेक कौन सी है वर्ल्ड की? सबसे ऊंचाई पे जो है? लेक टिटिकाका। कौन सी लेक? अब पूछोगे लेक टिटिकाका कहां पे है? पूछो भाई। तो ये एंडीज में है। अब पूछोगे एंडीज कहां है? तो साउथ अमेरिका में। कहां पे है? तो जाओ साउथ अमेरिका में और लेक टिटिकाका देखो, उसको मार्क करो। साउथ अमेरिका में लेक टिटिकाका। ठीक है? टिटिकाका कहां पे नजर आएगा आपको? कमर पे नजर आएगा इसके। क्या नाम है? कौन सी कंट्री के नीचे? पेरू। ठीक है? ओके। हमारे इंडिया में कुछ फेमस लेक के नाम बताओ जरा। इंडिया के कुछ फेमस बताओ भाई। कोई लेक बता दो जो फेमस हो इंडिया में। चिल्का लेक इज द मोस्ट फेमस लेक। अच्छा, कोई चलो एक तुमने बता दी खारे पानी वाली लेक। चिल्का लेक जो है उड़ीसा वाली खारे पानी वाली लेक है। एक जो मीठे पानी वाली लेक बता दो इंडिया की। हम्म। कौन सी लेक? पैंगोंग लेक भी है, ठीक है। और कौन सी? कुछ और एक दो लेक के नाम बताओ। अच्छा, कश्मीर में एक बहुत फेमस लेक है, बताओ कौन सी है?
डल लेक इतनी बड़ी नहीं है, डल लेक तो बस ठीक है। और कौन सी लेक बहुत फेमस है? वुलर लेक सुना है? वुलर लेक इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेक। ठीक है, तो याद हो गई है। तो यहाँ पे आप लोग आपने जो है काफ़ी चीज़ें मार्क की हैं। क्योंकि हम लेक्स वगैरह की बात कर रहे थे, तो जो मेन इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। इंडिया की भी 2-4 लेक्स आप जानिए। वैसे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी-बड़ी लेक्स हैं वो हमने मार्क कर ली हैं, ठीक है ना? एक लेक और हमें मार्क करनी है जो वर्ल्ड की सबसे गहरी लेक है। वो मुझे कौन बताएगा वर्ल्ड की सबसे गहरी लेक? ऊँची मैं ठीक है, बेकल लेक जो है, ठीक है ना? वो वर्ल्ड की सबसे गहरी लेक है, लेकिन वो कहाँ पे है? ये कोई बताएगा मुझे? दिल्ली में? अभी पिटोगी तुम। सबसे बड़ी लेक वर्ल्ड की कहाँ पे, सबसे गहरी लेक है ये कहाँ पे? रशिया में। कहाँ पे? हाँ, रशिया में। चलो रशिया में देखते हैं, आ जाओ। रशिया का मैप खोलो। रशिया और मंगोलिया के बीच में देखो, रशिया में बहुत बड़ी लेक दिखेगी आपको। रशिया का मैप खोलती, वर्ल्ड मैप भी रशिया का खोल लोगे ना तो बैकल लेक दिख जाएगा। यूपीएससी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2015 के अंदर। इंडिया में एक लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा था और वो ये था कि मणिपुर के अंदर एक लेक है जो कि बहुत ही फेमस लेक है और उसके अंदर एक नेशनल पार्क है। वर्ल्ड में एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो है कैबुल लामजो नेशनल पार्क। कैबुल लामजो पूरे वर्ल्ड में एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कैबुल लामजो। ईजान ने बता रखा है वैसे। कैबुल लामजो नेशनल पार्क, उस केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है वो लॉकटेक लेक के अंदर है। लॉकटेक लेक ये मणिपुर के अंदर है और लॉकटेक लेक जो है उसके अंदर केबुल लामजो नेशनल पार्क है और उसमें जो वेजिटेशन होता है उसमें मतलब उसको फुमडी कहते हैं। वहां पे एक डियर पाया जाता है जिसका नाम होता है रेन डियर, डांसिंग डियर या उसको जो है संगाई भी बोलते हैं। ये मणिपुर का स्टेट एनिमल है, ठीक है। और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टेट एनिमल है संगाय या उसको रेनडियर या डांसिंग डियर भी कहते हैं। वो फुमडीप के ऊपर ऐसे डांस करता है और उसी लेक के अंदर पहला फ्लोटिंग जो है वो भी बना है। वहां पे स्कूल भी बनाया गया था अभी रिसेंटली, किसमें, केबुल लामजो नेशनल पार्क के अंदर, लोकटिक लेक के अंदर। वो लोकटिक लेक में, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंडिया के बारे में, मणिपुर के बारे में और क्या नाम है लेक के बारे में। और ऐसी बहुत सारे फैक्ट्स इंशाल्लाह हम ज्योग्राफी में बात करते रहेंगे। तो एक याद करवाता हूँ, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आवाज मेरी आ रही है? देखिए, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का इसको याद कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको याद रखना है आपको। अगर ओशियन ओशियन प्लेट है, मैंने आप लोगों को कितनी तरह की प्लेट बताई है? 3 तरह की। एक ओशियन प्लेट, दूसरी ओशियन कॉन्टिनेंट प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, राइट? ऐसी तो है, 3 तरह की प्लेट बताई है ना। तो अगर ओशियन, ध्यान रखिएगा, कन्वर्जेंट का मतलब होता है टकराना, ठीक है, टकराना ऐसे। और ओशियन ओशियन दो प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो उसको, उससे क्या बनता है? आइलैंड आर्क्स बनते हैं। क्या बनते हैं? आइलैंड आर्क्स। यानी आइलैंड आर्क मतलब आर्कीप्लेगो कहा जाता है इनको। जैसे इंडोनेशिया है, जैसे क्यूरिल आइलैंड है और ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स बनते हैं। मेडिन सी में भी बहुत सारे आइलैंड हैं जो कि ओशियन ओशियन प्लेट के टकराने से बने हैं। उसके बाद में एक होता है ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट। एक ओशनिक प्लेट हो और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा जाए। अगर ऐसे टकरा जाए तो ओशनिक प्लेट सबडक्ट होती है, नीचे जाती है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर उठता है। इससे क्या बनता है? वॉल्केनिक फोल्ड माउंटेन, क्योंकि जंक्शन पे वो लावा बाहर आता है और वॉल्केनिक फोल्ड माउंटेन बनता है। फोल्ड माउंटेन बनेगा, माउंटेन बनेगा, लेकिन वो होगा वॉल्केनिक। वहां पे वॉल्केनिक करप्शन होता रहेगा, जिससे इसका एग्जांपल है एंडीज माउंटेन, रॉकीज माउंटेन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। उसके अलावा जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल यानी कि दोनों कॉन्टिनेंटल है वो आपस में टकरा जाते हैं तो बनता है फोल्ड माउंटेन। और ये इसका एग्जाम्पल है आपका हिमालय है, ठीक है। हिमालय इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी कुछ हद तक, ठीक है, कि क्या है। ओके, उसके बाद में फिर अब यहाँ पे हम लोग ओशियन ओशियन प्लेट कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। जब ओशियन ओशियन प्लेट आपस में टकराती है, एक प्लेट सबडक्ट होती है, एक प्लेट जो है नीचे जाती है और दूसरी प्लेट जो है ऊपर आती है, तो वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाए। जब टकराती है तो बीच में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। उन क्रैक्स से, जैसे यहाँ पे क्रैक्स आपको दिख रहे होंगे, ये डेवलप हुए हैं जहाँ, तो उस क्रैक्स के डेवलप होने से क्या होता है कि वो आइलैंड्स टाइप से जो लावा बाहर आता है वहाँ पे क्रैक से, और जब वहाँ बाहर आता है तो ये आइलैंड आर्क्स बनाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर
जो आपको पूरा इंडोनेशिया वाला पार्ट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मूवमेंट की वजह से वहाँ पे बने हैं ये आर्कीपेलागोस, जो कि आपका इंडोनेशिया है, आपका ये जितना भी सिंगापुर वगैरह वो सब है। वोल्केनिक और अर्थक्वेक यहाँ पे आता रहता है और ये प्लेट खिसकती रहती हैं जिससे होता रहता है। एक्सप्लेन करना है अब यहाँ पे एग्जाम्पल में क्वेश्चन, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड इन द इंडोनेशिया एंड फिलीपींस आर्कीपेलागो। ये जो आर्कीपेलागो 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें ये बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वॉल्केनो जो बने हैं इसमें इंडोनेशिया के अंदर और फिलीपींस के अंदर आर्कीपेलागो में, वो क्यों बने, उसकी वजह क्या है। तो आप सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे इसमें कि क्या होता है, और आपको ये बताना पड़ेगा कि ओशन प्लेट जब आपस में टकराती हैं उसमें हैरी हैस का जो कॉन्टिनेंटल कन्वेक्शनल करंट थ्योरी भी बताएंगे आप। और इसकी तरह से बताने के बाद फिर आप ये बताएंगे कि जब ओशन प्लेट यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप बताएंगे कि ओशन प्लेट जब टकराती हैं आपस में तो उससे आर्कीपेलागोस बनते हैं, और उसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस और अदर एग्जांपल दे सकते हैं। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जा सकता है, 2010 में मेंस का क्वेश्चन है। बात आई समझ में? ओके, दिख रहा है? तो यहाँ पे आइलैंड जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आइलैंड्स हैं, ये पूरा आप देखो, बोर्नियो है, सुमात्रा है, जावा है, और इसमें क्या नाम है आपका ब्रुनेई दारुसलाम है। ये सारे जो एरियाज है फिलीपींस के अंदर पूरा है। आपको अभी फिलहाल जो है इसको आपको लोकेट करना है। मैप आप लोग खोल लीजिए, फिलीपींस के जो आइलैंड्स हैं उनको देखो, फिर उसके बाद में आ जाओ इंडियन ओशन के अंदर जो आइलैंड्स हैं, जिसमें आपका लक्षद्वीप है, मार्शल आइलैंड है, अंडमान निकोबार है। उसके अलावा जो आपका ये यहाँ पे आपके जो ये मेडागास्कर के आसपास जितने भी आइलैंड हैं, सेलिस आइलैंड वगैरह, ये सारा आइलैंड्स आप मार्क करो। और उसके अलावा क्यूरिल आइलैंड पे जाओ, क्यूरिल आइलैंड्स मार्क करो। तो अभी मैं मार्क करवा रहा हूँ। पहले आप इंडियन ओशन के मेन आइलैंड्स पूरा आर्कीपेलागो जहाँ बन रहा है उसको मार्क कर लो, और पैसिफिक ओशन के अंदर जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है, फिलीपींस वाला पार्ट है, ताइवान तक, वो सारा आप मार्क करो। उसमें मेन आइलैंड सारे मार्क करो। उसके बाद में फिर आप जो है पैसिफिक रिंग में चले जाओ। जापान, जापान में जो है 4 आइलैंड से मिलकर वो बना है। उसमें होंगशू, ठीक है, जो मेन उसका है होंगशू, या क्या नाम है, कुसासू वगैरह, ये सारा जो है योकोहामा वगैरह, वो जाके आप एक बार देख लो। यानी कि जो जापान वाला आइलैंड है वहाँ से शुरू करो और नीचे आ जाओ इंडोनेशिया तक सारा देखो। क्यूरिल आइलैंड देखो, फिर इंडियन ओशन में आके देखो, इतना आइलैंड देखो, फिर मैं आके बात करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा वहाँ चले जाओ, क्या नाम है, अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में जाके वो जो है क्यूबा वगैरह के आसपास जो है वेस्ट इंडीज वाले, वो हमने मार्क भी किए थे, तो एक बार और मार्क देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा मार्क करने हैं आपको। ये कन्वर्जन की वजह से जब ओशन प्लेट कन्वर्ज करती हैं तब फिर ये आइलैंड्स बनते हैं। हाँ, वॉल्केनिक माउंटेन बनता है अगर ओशन और क्या नाम है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा जाता है, तो आपका जो बनता है क्या बनता है, वॉल्केनिक फोल्ड माउंटेन बनता है, ठीक है ना। वॉल्केनिक माउंटेन बनता है। इसमें से जैसे ये देख रहे हैं आप, ये वाली ओशनिक प्लेट है, ठीक है। ओशनिक प्लेट जो होती है ना वो भारी होती है, ये मैंने आपको बताया था, है भाई। ये ओशनिक प्लेट जो है वो भारी होती है, ये हमने बताया था। और ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है ये वाली, ये हल्की है। अब क्या हो रहा है कि जब ये आ रही है तो भारी प्लेट नीचे सब्डक्ट होगी, ठीक है ना, और ये वाली इसके ऊपर चढ़ेगी, ठीक। तो ये तो, और जहाँ टकराएगी तो ये जब ऊपर चढ़ेगी तो ये जहाँ जहाँ ब्रेक्स होंगे, क्रैक्स भी डेवलप होंगे, वहाँ से लावा बाहर आएगा, वॉल्केनिक माउंटेन बनाएगा ऊपर की तरफ, जितना ऊपर एक्सटेंड कर पाएगा करेगा। तो ये वॉल्केनिक माउंटेन बनेगी, जो वॉल्केनिक करप्शन होता रहेगा। और फोल्ड माउंटेन कैसे होते हैं, ऐसे। ब्लॉक माउंटेन कैसे होते हैं, ऐसे। जैसे रिफ्ट वैली के बगल में जो बनते हैं ना वो ब्लॉक माउंटेन होते हैं। रिफ्ट वैली बताया था ना, रिफ्ट वैली के बगल में जो बनते हैं वो बेसिकली ब्लॉक माउंटेन होते हैं, जो बिल्डिंग की तरह से ऊपर एकदम सीधा खड़े होते हैं, ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। दे आर नॉट कॉल्ड ट्रू माउंटेन्स। जैसे ये ब्लॉक माउंटेन होता है, ब्लॉक माउंटेन कैसा होगा, एक ऐसे दो होस्ट होंगे उसके, ऐसे। वो अभी माउंटेन वाले में हम पढ़ेंगे वैसे। ये बीच में रिफ्ट वैली होगी, दो ऐसे हॉस्ट उठे हुए होंगे, दो, मतलब एकदम चौकोर नहीं होगा लेकिन दो पहाड़ ऐसे रहेंगे, और उसके बीच में जो है रिफ्ट वैली होगी। और ये जो होता है इसमें क्या होता है, क्रैक्स वगैरह डेवलप होंगे तो यहाँ से लावा बाहर आएगा, जैसे यहाँ आ रहा है। और कुछ अंदर ही जम जाएगा जो मैग्मा बना देगा, कुछ जो है बाहर आ जाएगा, इससे फोड़ फाड़ के बाहर निकल आएगा। तो ये इस तरह से होगा, और यहाँ पे ट्रेंच बन जाएगी। ट्रेंच कहाँ बनेगी, जहाँ पे वो प्लेट सबडक्ट हो रही हो, यानी प्लेट जहाँ पे टूट रही होगी, जहाँ पे नीचे दब रही होगी, वहाँ पे ये ट्रेंच बनाएंगे, बड़ी बड़ी गहरी गहरी ट्रेंचेस बनती हैं। तो ये ट्रेंचेस का बनना भी और वॉल्केनिक फॉल्ट माउंटेन का बनना भी
इस थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाता है, जिसकी वजह से भाई मतलब लोगों को एक बहुत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को मानने के लिए लोग विवश हो जाते हैं, बहुत लेटेस्ट थ्योरी है इसीलिए। तो आप लोग वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन वर्ल्ड के देखना चाहेंगे, ज़रा लोकेट करना चाहेंगे, करना ही पड़ेगा, मेरे से वैसे बच नहीं सकते हो। तो एंडीज़ है, ये है एंडीज़ जो है इसमें क्या हो रहा है, ये साउथ अमेरिका में जब आप जाएँगे तो आपको एंडीज़ दिखेगा। एंडीज़ में हो क्या रहा है, जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, उसके बीच में एक नज़्का प्लेट है, मतलब पैसिफिक प्लेट्स, इधर एक नज़्का प्लेट है। तो नज़्का प्लेट सबडक्ट हो रही है और साउथ अमेरिकन प्लेट उसके ऊपर चढ़ रही है। तो यहाँ पे ये पूरा आइलैंड आर्क बन रहा है और वो क्या नाम है वो वोल्केनिक माउंटेन बन रहा है। ये रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है और एंटीज़ जो है वो वोल्केनिक माउंटेन है। और उसके अलावा रॉकीज़ आप देखेंगे वो भी रॉकीज़ कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। तो वो भी आपका कैसा माउंटेन है? वोल्केनिक माउंटेन है, वोल्केनिक फॉल्ट माउंटेन है। और एटलस, एटलस कहाँ पे है? एटलस कहाँ पे है? अफ्रीका में नॉर्दर्न पार्ट में, दैट इज आल्सो वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन। और उसके एंडीज जो है इसमें एंडेसिटिक रॉक होते हैं, यानी कि बहुत ही एंडेसिटिक रॉक होने का मतलब यह है कि वहां पे ब्लास्ट हुआ है, यानी ब्लास्ट होता रहता है, यानी वोल्केनो जो है वो कैसे हैं, वो एरप्ट होते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं। और दूसरा होता है कि बेसाल्टिक जो होता है उसमें क्या होता है, लावा उबल उबल के बाहर आ रहा होता है, तो वो उतना ज्यादा मतलब डेंजरस नहीं होता, क्योंकि लेकिन ये जो एंडेसिटिक रॉक्स होते हैं ये वो इरप्ट होने वाले जो लावाज़ होते हैं, जो ब्लास्ट कर देते हैं, उससे बनते हैं। तो यहाँ आप देखें कैरिबियन प्लेट है, यहाँ पे नज़्का प्लेट है, आपका उसके अलावा जो है कॉकॉस प्लेट है। ये सारी प्लेट्स का आपस में इंटरेक्शन है। तो जहाँ जहाँ पे इंटरेक्शन होगा, वहाँ पे लावा बाहर आएगा, वहाँ पे वोल्केनो बनेगा ही। तो ये रीज़न जो होता है, यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, जहाँ पे 2 प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रही होती हैं। एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियनिक प्लेट। यहाँ पे सबसे कॉमन जो चीज़ दिखाई देती है, वो वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक, ये दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। कौन-कौन सी चीज़ दिखाई देती है? वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक। कैन यू प्लीज़ लोकेट दीज़ थिंग्स? तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है? फिज़िकल मैप है किसका? साउथ अमेरिका का। कार्डिलेरा ऑफ एंडीज़। एंडीज़ में आप देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मार्क करने लायक है, वो मैंने बताया था, लेक टिटिका का मार्क कर सकते हो। ठीक है? उसके अलावा जो है माउंट एकानकागुआ, ये मार्क कर लेना। इसकी रेंज पूरी नीचे तक जा रही है, ये भी देख लीजिए। कंट्रीज़ देख लीजिए कहाँ से आ रही है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है? पेरू, बोल्विया, चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील। ऊपर आप जाओगे तो इसमें पॉलिटिकल मैप में अगर ऊपर जाओगे, तो आपको दिखेगा फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, ठीक है? ये सब कंट्रीज़ यहाँ पे दिखेंगी। उसके अलावा जो है यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो दिखेगी, वो अमेज़न रिवर दिखे, वो सबसे लार्जेस्ट रिवर जो दिखेगी बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो है आपकी अमेज़न रिवर, तो अमेज़न रिवर दिखेगी। उसके अलावा जो है अमेज़न रिवर, माउथ ऑफ अमेज़न, ये अमेज़न रिवर दिखेगी। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे क्या पाओगे, यहाँ पे आप जो है सलवास पाओगे, रेन फॉरेस्ट पाओगे, यहाँ पे आप लानोस पाओगे, कंपोस्ट पाओगे, पंपोस्ट पाओगे, वो हम आगे पढ़ेंगे कि लानोस, कंपोस्ट, पंपोस्ट क्या होता है। ये देख लिया आपने। उसके बाद में आप जाइए और देयर आर समथिंग दैट यू नीड टू मार्क ओवर हियर। यहाँ दे रखा है क्या-क्या मार्क करना है आपको, ज़रा मार्क करिए इसको। मैं बता दे रहा हूँ, देख लो। सबसे ऊपर देखना, कहाँ पे? वेनेजुएला, जो गल्फ ऑफ वेनेजुएला है ना, ठीक है? उसके बगल में देखना, गल्फ ऑफ वेनेजुएला, वहीं पे दिखेगा आपको लेक मराकाइबो। दिख गया? सबसे ऊपर, ठीक है? और माउंट कटापाक्सी जो है, माउंट कटापाक्सी क्यूटो के पास दिखेगा आपको। क्यूटो, अब क्यूटो तो सबको पता है कि इक्वाडोर की कैपिटल है। वहाँ पे आपको दिखेगा माउंट कोटापाक्सी। दिख गया? बोल्विन प्लेटू तो बहुत मोटा-मोटा सा लिखा हुआ है, तो बोल्विन प्लेटू कमर पे दिखेगा आपको, अटाकामा डेज़र्ट के बगल में। अटाकामा डेज़र्ट यानी बोलिविया जो कंट्री है, वहीं पे देखना बोल्विन प्लेटू दिखेगा। और उसके आप उसमें देखोगे लेफ्ट साइड में, मतलब वहां से उसके वेस्ट में, तो आपको दिखेगा एटाकामा डेजर्ट। दिख गया? और इसके कड़ापॉक्सी के नीचे चिम्ब्राजो भी मार्क कर लेना, चिम्ब्राजो भी मार्क करना है ना। हाँ, माउंट चिम्ब्राजो भी इसके कड़ापॉक्सी के जस्ट नीचे है। दिख गया? क्यूटो के नीचे माउंट चिम्ब्राजो दिखा? अच्छा, इसकी बताओ मुझे, चिले की कैपिटल क्या है?
चिली की कैपिटल क्या है? ठीक है, सैंटियागो। सैंटियागो मार्क कर लो। इससे बहुत ये हॉलीवुड मूवीज में दिखाता है कभी कोई। सैंटियागो मार्क कर लो। और पेरू का लीमा मार्क कर लो। लीमा बहुत बार न्यूज में आता रहता है। लीमा खासकर इन्वायरमेंटल उसके लिए कई साइट यहाँ पे वो हुई है, कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं। कीटो मार्क कर लो। वो इक्वाडोर की कैपिटल। कोलंबिया की कैपिटल बगोटा, ये मार्क कर लो। वेनेजुएला की कैपिटल कार्कोस, ये भी मार्क कर लो, कराकस। ब्राजीलिया, ब्राजील कैपिटल। मोंटवीडियो उरुग्वे की कैपिटल, ये भी मार्क कर लो, कर ही रहे हो तो। असुनसियोन जो है पैराग्वे की कैपिटल। लापेज बोलिविया की कैपिटल, ये सब मार्क कर लो। एंड अर्जेंटीना की ब्यूनस एयरेस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, पनामा गल्फ भी मार्क कर लेना। पनामा गल्फ ऊपर एकदम, यानी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के उधर, गल्फ ऑफ पनामा। अब आ जाओ नॉर्थ अमेरिका में, खासकर नॉर्थ अमेरिका में मार्क करो रॉकीज माउंटेन, माउंटेन रेंज रॉकीज। कहाँ पहुंचे? नॉर्थ अमेरिका। इसमें रॉकीज देखो, देख लिया रॉकीज? पहुंच जाओ तो बताओ। अमेरिका देख, ये नॉर्थ अमेरिका का फोल्ड वॉल्केनिक माउंटेन है। उससे ऊपर देखना अलास्का रेंज लिखा होगा, अलास्का में है वो, दिख रहा है अलास्का रेंज। कोलंबियन प्लेटू मार्क कर लो, कोलंबियन प्लेटू रॉकीज में बीच में, और नीचे की साइड में कोलोराडो प्लेटू। सीरा नवेडा ये भी मार्क कर लो। ऐसे ऊपर कोलंबियन प्लेटू के बगल में कैस्केड, कर लिया मार्क? कैस्केड रेंज। उससे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और एकदम नीचे नहीं, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखो, उसके बगल में देखो कैलिफोर्नियन पेनिनसुला, कैलिफोर्नियन पेनिनसुला दिख रहा है, ये वाला पार्ट। ये वाला दिख रहा है, कैलिफोर्नियन पेनिनसुला। और इसके बगल वाला जो गल्फ है वो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, उसको ही मार्क कर लो, ये जो गल्फ है। ठीक है, दिस वन इज, कर लिया? माउंट लोगन देख लो, माउंट लोगन ऊपर है। माउंट लोगन जो है ये अलास्का रेंज से नीचे है, दिख गया? उधर आ जाओ, गल्फ ऑफ अलास्का से नीचे माउंट एलेक्जेंड्रिया आर्किपेलागो मार्क करो, एलेक्जेंड्रिया आर्किपेलागो, दिख गया? एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर आर्किपेलागो मार्क कर लिया? उससे ना नीचे वैनकॉवर आइलैंड, वैनकॉवर आइलैंड बहुत फेमस रिश्ता है, उसे से नीचे एक रिवर मार्क कर लो, स्नैक रिवर। स्नैक रिवर जो है ये कोलोराडो प्लेटू के बगल में है। इधर आ जाओ, क्या नाम है, ग्रेट प्लेन्स की तरफ, दिख रहा है ग्रेट प्लेन्स में, ग्रेट प्लेन्स दिखेंगे आपको, ये दिख रहा है।